सो दिस इज़ द सेकंड इन द सीरीज ऑफ 4 पार्ट कैट फॉर्म फिलिंग गाइडेंस वीडियोस। इसमें इन दिस सेकंड पार्ट मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आपको अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर किन चीज़ों का ध्यान रखना है। जो क्वेरीज हैं आपकी विद रिगार्ड टू कैटेगरी सर्टिफिकेट, उसके बारे में आपको मैं आंसर करूंगा। PWD, अपलोडिंग ऑफ पिक्चर एंड साइन, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिलेगी। वॉच द वीडियो टिल द एंड, और जो भी क्वेरीज उसके बाद भी अगर रह जाए दैट यू कैन आस्क इन द कमेंट्स। अगर अलग से कास्ट सर्टिफिकेट की फ़ोटो भेजोगे और बोलोगे कि इसको चेक कर दो कि सही है कि नहीं है, तो वो नहीं करूँगा। पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम कैट की बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी थी और बताया था कि रजिस्टर कैसे करना है। आज की क्लास में एक्चुअल फॉर्म फिलिंग के बारे में हम बात करेंगे, विच इज़ द सेकंड पार्ट। सो द फर्स्ट पार्ट वाज जस्ट द रजिस्ट्रेशन, द सेकंड पार्ट इज फिलिंग ऑफ द एक्चुअल फॉर्म। तो वो मेरे साथ साथ फिल करते हैं। और आज की क्लास में भी मैं एक पर्टिकुलर सेगमेंट, एक पर्टिकुलर टैब के बारे में बात करूंगा, विच इज़ पर्सनल डिटेल्स। तो अगर आज की वीडियो देखने के बाद भी पर्सनल डिटेल्स को लेके कोई भी क्वेश्चन आपको रह जाता है जो मैंने वीडियो में नहीं एड्रेस किया, यू कैन पुट दैट इन द कमेंट्स। आई विल आंसर ऑल द क्वेश्चंस अबाउट पर्सनल डिटेल्स, बट ओनली अबाउट पर्सनल डिटेल्स। तो अगर आप मुझसे अकेडमिक्स को लेके, वर्कएक्स को लेके इस वीडियो के कमेंट में कुछ पूछोगे तो मैं उसका रिप्लाई नहीं करूँगा। ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट। कैसे फॉर्म फिल करने के लिए कहाँ पे जाएंगे? यहाँ तो आपके ईमेल पे जो लिंक आया था, सीधा सीधा जाके आप उस लिंक के थ्रू ओपन कर सकते हो, या फिर आप वेबसाइट पे जा सकते हो। अगर आप डायरेक्टली वेबसाइट पे जाते हो तो मेक श्योर कि सही वेबसाइट पे जाना। उसके लिए बहुत सिंपल तरीका है, गूगल पे कैट IIM लिख दो, अपने आप आ जाएगी iamcat.ac.in। तो मेक श्योर कि iamcat.ac.in पे ही जा रहे हो और कहीं नहीं जा रहे। रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन हम पहले ही रजिस्टर कर चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डालना है। कहाँ से मिलेगा? मेरे को कैट ने सेंड किया था ना मेरा यूज़र आईडी पासवर्ड। अब किसी को लग रहा होगा कि सर हमने आपका यूज़र आईडी पासवर्ड देख लिया, तो चिंता मत करो, मैंने अपना पासवर्ड चेंज कर लिया। आप लोग भी अपना पासवर्ड चेंज कर लो। क्या होता है कि जो पासवर्ड ये लोग आपको भेजते हैं वो तो बड़ा क्रिप्टिक सा होता है ना, कुछ भी डाल देंगे, मतलब J@J!! आप कुछ ऐसा पासवर्ड अपना बना लो जो आपको इजीली याद रहे। सिंपल सा कुछ बना सकते हो, जैसे lokesh@1234। अब ये चेक मत करने लगना, मैंने ये नहीं बनाया। तो जो भी अपना पासवर्ड बना लो, और वो पासवर्ड आप कहीं पे नोट भी कर लेना। ऑफकोर्स कहीं ये ना हो कि जो पासवर्ड बनाया वो आप ही भूल गए। और जब भी अब आपको लॉगिन करना हो तो पहले तो लॉगिन कर लो, और जब भी लॉगिन करो तो ये सेव ज़रूर कर लो, ताकि आपको बार बार याद रखना ही ना पड़े। बट येस, यू शुड चेंज पासवर्ड टू समथिंग दैट यू कैन ईजिली रिमेंबर। ओके, जब भी आप लॉगिन करोगे इस तरीके से आपकी डिटेल्स दिखाएगा जो आपने फिल करी थी रजिस्ट्रेशन में। यहाँ पे हेल्प डेस्क का ऑप्शन है जहाँ पे आप अपनी क्वेरीज वगैरह डाल सकते हो। ऑल्दो लार्जली इसकी ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए आपको अगर ये वीडियोस देख रहे हो। गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, और जब आप गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे तो ये आपको एप्लीकेशन पे लेके जाएगा। लोड होने में थोड़ा टाइम लेगा। सबसे पहले बेसिकली आप देखोगे कि इस पूरे के पूरे फॉर्म में आपके पास टोटल अलग अलग टैब्स हैं। तो ये दिस इज़ डिटेल दिखाता है, ये 2022 में भी ऐसे ही था जैसा अभी है। सो देर आर 6 डिफरेंट टैब्स दैट यू नीड टू कंप्लीट। जब तक आप एक टैब की इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं भरोगे, जो मैंडेटरी फील्ड्स है, तब तक आपको ये नेक्स्ट टैब में नहीं जाने देगा। तो आपको पहले पर्सनल डिटेल्स की पूरी डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी। अब कोई अगर ये बोलता है कि बट सर मैंने सर्टिफिकेट अभी बनने को दिया हुआ है, सर्टिफिकेट बन के आएगा तब तक मैं आगे नहीं भर सकता, तो अभी के लिए आप उसमें कुछ झूठी डिटेल डाल दो। मतलब अभी के लिए आप लेट्स से जनरल कैटेगरी डाल दो, अभी के लिए आप PWD में नो कर दो, मतलब अभी के लिए कुछ भी झूठी डिटेल डाल दो, ताकि आप अगले वाले अकेडमिक्स पे जाके आगे की चीज़ फिल कर सको, वर्कएक्स वगैरह फिल कर सको। समझ में आ रहा है? क्योंकि जब तक आप एक टैब की पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं डालोगे तब तक ये आपको आगे नहीं जाने देगा। ये कुछ कुछ लिखा आ रहा है कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह में चलता है, वो लेटेस्ट वर्जन यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, बाकी सारी चीज़ें तो वही हैं। अब की बार एक नया पॉइंट मुझे यहाँ पे दिखाई दिया। ये बोल रहा है कि योर पासवर्ड फॉर कैट 2025 विल एक्सपायर एवरी 90 डेज। तो आपको हर 90 दिन के अंदर अपना पासवर्ड चेंज करना है। ये पहले नहीं होता था, ये पहले कभी नहीं होता था, इसी बार है। तो 90 डेज़ का क्या मतलब है? अगर आज मैंने अपना नया पासवर्ड अगर जनरेट किया है मैंने, तो टुडे इज़ 10th ऑफ अगस्त, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 10 तक निकल जाएगा। उसके बाद मुझे पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा। ठीक है भाई, कर लेंगे। तो ये अब मैं फॉर्म फिल करना शुरू कर रहा हूँ। मेरा कैंडिडेट्स नेम पहले से फिल्ड होता है, क्योंकि आपने जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे नाम डाला था ऑटो फिल कर लेता है। यहाँ पे अब आप नाम डालोगे। नाउ अंडरस्टैंड कि जो आप अपना कैंडिडेट्स फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, लास्ट नेम डालोगे ना, दिस कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द कैंडिडेट्स नेम फिल्ड ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। समझो इसको कि काफ़ी बार, स्पेशली साउथ इंडिया के अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूँ, तो काफ़ी बार ऐसे नाम होता है P सिद्धार्थ।
तो ऑन पेपर पी सिद्धार्थ है, बट एक्चुअली पी का मतलब क्या है, पुरुषोत्तमन सिद्धार्थ। तो यहाँ पे आप अपना वो पूरा नाम डाल सकते हो। हम में से काफ़ी, जैसे किसी का नाम है, किसी का ऑन पेपर 10th में किसी का नाम है लेट्स से एम एल खन्ना, वैसे तो अपने बेटे का नाम कौन एम एल खन्ना रखेगा 10th में, बट लेट्स से एम एल खन्ना। तो अब यहाँ पे आप पूरा नाम डाल सकते हो, मनोहर लाल खन्ना। तो फर्स्ट नेम में आप क्या डालोगे, जो आपका फर्स्ट नेम है वो डालोगे। मिडल नेम अगर कोई है, कुमार, सिंह, वट आप यहाँ डाल सकते हो। अगर कोई सेकंड नेम नहीं है तो खाली भी छोड़ सकते हो। लास्ट नेम जो भी है वो यहाँ पे डाल दोगे, लास्ट नेम भी खाली छोड़ा जा सकता है। तो यू वुड सी दैट ओनली द फर्स्ट नेम इज़ मैंडेटरी, बाकी ऑप्शनल है। फादर्स नेम जो भी आपके पिताजी का नाम है डाल दीजिए। मैं अपने पिताजी का नाम डाल देता हूँ। आप चाहो तो पिता, फादर मदर की जगह गार्डियन का नाम भी डाल सकते हो। आप दोनों में सेम गार्डियन का नाम भी डाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको दोनों में अलग अलग गार्डियंस का नाम डालना ही ज़रूरी है। तो काफ़ी बार काफ़ी लोग होते हैं कि एक ही गार्डियन है, पेरेंट्स का नाम यूज़ नहीं करते, तो आप उस गार्डियन का नाम डाल सकते हो। तो लेट मी ओके, ऑल राइट। स्पाउस नेम, अगर आप मैरिड हो तो स्पाउस का नेम डाल सकते हो। अगर आप मैरिड हो तो भी स्पाउस का नेम नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा। मैं बाय द फोर्स ऑफ हैबिट मैं हमेशा डेनेरिस टारगेरियन डालता हूँ। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप भी डेनेरिस टारगेरियन डालो, आप खाली भी छोड़ सकते हो। टारगेरियन कुछ इसी के आसपास का नाम होगा, थोड़े स्पेलिंग ऊपर नीचे हो सकते हैं। टारगेरियन, ठीक है, ऑल राइट। इसको लेके कुछ अगर क्वेरीज क्वेश्चंस है तो वो साथ में जल्दी जल्दी देख लेता हूँ। तो जैसे मैंने बोला कि पर्सनल डिटेल्स में आपका नाम का बॉक्स तो ऑटोफिल हो जाएगा। कैंडिडेट नेम, जैसे मैंने बोला कि जो आपका नाम है यहाँ पे डाल सकते हो आप, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, लास्ट नेम। अगर आपके नाम 3 वर्ड से ज़्यादा हैं, जैसे राकेश ओम प्रकाश मेहरा, तो राकेश फर्स्ट वाले में आएगा, मेहरा लास्ट वाले में आएगा, जो भी बचा वो बीच में। तो अगर आपके नाम में 4-5 वर्ड्स हैं तो फर्स्ट वाला फर्स्ट नेम में, लास्ट वाला लास्ट नेम में, बाकी जितना भी है उस सारे को आप मिडिल नेम में डाल देना। पेरेंट गार्डियंस, लाइक आई सेड, पेरेंट गार्डियंस के नाम में कोई किसी तरीके का प्रीफिक्स यूज़ नहीं करना। जैसे मेरे पापा का ऑन पेपर आजकल हर जगह नाम होता है डॉक्टर JB शर्मा, बट उनके उनके पैन पे या उनके आधार पे उनका नाम है जगत बहादुर शर्मा, तो इसीलिए मैंने पूरा जगत बहादुर शर्मा लिखा। अगर आपके पापा का नाम अलग अलग डॉक्यूमेंट्स पे अलग अलग है, मतलब आप प्लीज़ गलत मत समझना, पापा का नाम अलग अलग डॉक्यूमेंट्स पे अलग अलग, मतलब कहीं पे लिखा है राकेश कुमार शर्मा, कहीं पे लिखा है राकेश शर्मा, तो आपको वो वाला नाम यूज़ करना है जो आपके 10th सर्टिफिकेट पे था, आपके पापा के 10th सर्टिफिकेट पे नहीं। आपके 10th सर्टिफिकेट पे जो नाम था आपको वो यूज़ करना है। ओके ओके, कुछ FAQs देखते हैं कि आई एम अ डेंटिस्ट, तो मैं अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाती हूँ, तो क्या मुझे डॉक्टर रश्मि खुराना लिखना चाहिए? नहीं, आपको अपने नाम में कोई भी प्रीफिक्स यूज़ नहीं करना। डॉक्टर, लेट, कर्नल, लेट तो खैर आप अपने नाम में कैसे यूज़ करोगे, बट इवन इफ़ यू आर फिलिंग योर फादर और मदर्स नेम तो कोई प्रीफिक्सेस यूज़ नहीं करने आपको इस तरीके के। मेरी 10th की मार्कशीट में फादर के नेम और सरनेम में गैप है, बाकी डॉक्यूमेंट्स में नहीं है, तो क्या कोई प्रॉब्लम आएगी? जो भी आपकी 10th की मार्कशीट में आपके पापा का नाम है ना, अगर आपकी 10th की मार्कशीट में पापा के नेम और सरनेम में गैप है तो आप गैप डालो, नहीं है तो मत डालो। मतलब जैसा आपके 10th के सर्टिफिकेट पे पापा का नाम था एग्जैक्टली वैसा डाल दो, ठीक है। मेरे पापा का नाम 10th की मार्कशीट में कुछ अल्फ़ाबेटिकल एरर हो गया था, बाद में हमने वो ठीक करा लिया था। तो इन दैट केस मैं क्या करूँ? आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो जो पापा के 10th आपके 10th की मार्कशीट में पापा का जो गलत नाम है, आप वो गलत नाम ही डाल दो। इफ़ यू वांट टू बी ऑन द सेफर साइड, और इफ़ यू वांट टू यूज़ द करेक्ट नेम, तो ठीक है आप पापा का सही नाम डाल दो, बट उस केस में आपको एक एफिडेविट कैरी करना पड़ेगा। फिर एफिडेविट में ये लिखा होगा कि जैसे लेट्स से पापा का नाम था सौरभ, और सौरभ में होना चाहिए था SAURABH, बट समहाउ आपकी 10th की मार्कशीट पे चला गया SURABH। तो आपको एक एफिडेविट बनाना पड़ेगा कि ये सौरभ मिश्रा और ये सौरभ मिश्रा, फादर ऑफ कुमुद मिश्रा, रेफर्स टू द सेम पर्सन। तो वो आप जाओगे, कोर्ट के बाहर नोटरी बैठे होते हैं, उनको बोलोगे तो वो बना देंगे। आई हैव चेंज माई नेम विद ड्यू प्रोसीजर आफ्टर कंप्लीटिंग माई डिग्री। तो लेट्स से आपका 10th का नाम कुछ और था, बाद में आपने ड्यू प्रोसीजर फॉलो करते हुए नाम चेंज कराया। ड्यू एक प्रोसीजर होता है, आपको न्यूज़पेपर में एक ऐड वगैरह देनी होती है, तो अगर आपने वो किया है तो आप अपना चेंज नाम डाल सकते हो, बट यू विल हैव टू कैरी द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू एंड एडमिशन, कि भाई मेरा पहले नाम ये था, बाद में मैंने नाम प्रॉपर प्रोसेस से चेंज कराया। ओके, उसके बाद और कौन सी डिटेल्स हैं वहाँ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट आपसे ये पूछ रहे हैं डेट ऑफ बर्थ, ये ऑटो फिल हो जाएगी, इसमें आपको कुछ नहीं करना। कैंडिडेट्स जेंडर, तो ये आप अपना जेंडर फिल कर सकते हैं, मैं मेल डाल रहा हूँ। अगर आप ट्रांसजेंडर स्टूडेंट हैं तो बिल्कुल आप ट्रांसजेंडर सेलेक्ट करिए। देर इज़ अ लॉट ऑफ बेनिफिट ऑफ चूजिंग ट्रांसजेंडर, बट येस ओनली इफ़ यू एक्चुअली आर ट्रांसजेंडर। इसकी ऑफ कोर्स आपको यू हैव टू प्रोवाइड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। नेशनैलिटी ऑफ कोर्स आपकी इंडियन ही होगी, ज़्यादातर लोग जो देख रहे हैं।
नाउ कम्स द बिग क्वेश्चन, इनफैक्ट दिस इज वेयर वी आर गोइंग टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम चूजिंग द करेक्ट कैटेगरी। उससे पहले देख लेते हैं कि कुछ अभी जो हमने बात की उसमें कुछ है क्या। तो डेट ऑफ बर्थ ठीक है, नेशनैलिटी वगैरह फाइन। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं कैटेगरी पे। इसको लेके काफ़ी लोगों के काफ़ी क्वेश्चंस हो सकते हैं, काफ़ी एफएक्यूज में भी आंसर करूंगा। तो सबसे पहले जनरल कैटेगरी का मतलब क्या होता है। सी अगर आप SC ST कैटेगरी में नहीं आते, अगर आप ओबीसी की सेंट्रल लिस्ट में नहीं है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप ओबीसी की सेंट्रल लिस्ट में आते हो ओनली देन यू वुड बी कंसिडर्ड एंड यू इट इज पॉसिबल फॉर यू टू बी ओबीसी एनसी, वरना तो पॉसिबल ही नहीं है आपके लिए। तो अगर आप SC ST और ओबीसी की सेंट्रल लिस्ट में नहीं आते और अगर आप EWS बेनिफिट भी नहीं ले रहे तो आप बाय डिफॉल्ट जनरल कैटेगरी हो। बेसिकली अगर आप और किसी भी कैटेगरी में नहीं आते, इफ यू डोंट कम अंडर एनी ऑफ द अदर कैटेगरीज, तो बाय डिफॉल्ट यू आर जनरल कैटेगरी। देयर इज नो सर्टिफिकेट फॉर जनरल कैटेगरी। तो जनरल कैटेगरी का होने के लिए आपको प्रूव करने की जरूरत कुछ भी नहीं पड़ेगी और वो आपसे कुछ क्वेश्चंस भी नहीं पूछेगा। हाउएवर अगर आप और कोई भी कैटेगरी पिक करते हो तो यू विल बी आस्क्ड क्वेश्चंस। जैसे अगर आप ST कैटेगरी पिक करते हो तो आपसे पूछेगा कि किस स्टेट को बिलोंग करते हो आप। तो आप कोई भी स्टेट सेलेक्ट कर सकते हो, लेट्स से गुजरात सेलेक्ट करिए आपने। तो आपसे बस वो ये पूछेगा कि अपनी कास्ट का नाम बता दो। वो नाम आपको कहाँ से मिलेगा, आप देख रहे हो आई बटन है यहाँ पे, तो क्लिक ऑन दिस आई बटन और ये आपको इस वेबसाइट पे ले जाएगा। नाउ यू कैन फाइंड योर कास्ट इन द स्टेट वाइज लिस्ट। इस ऊपर वाली पे मत जाना, स्टेट वाइज लिस्ट ऑफ PVTGs, तो ये अलग चीज़ है। आपको स्टेट वाइज लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, सिर्फ जो शेड्यूल्ड ट्राइब की स्टेट वाइज लिस्ट है उस पर जाना है। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली Ctrl+F का बटन एनेबल होना चाहिए था, बट ये PDF फाइल है तो एनेबल नहीं है। तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपकी स्टेट कहाँ पे है। फॉर एग्जांपल गुजरात आपको चाहिए थी, तो ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है, तो आप बस ऐसे करते हुए जाओ ABCD, देखो G आ गया, GO आ गया। तो इसके नीचे आई एम श्योर, अरे अच्छा GO, गुजरात कहाँ गया भाई, गुजरात, हाँ ये रहा, गुजरात मिल गया। तो आपको यहाँ पे नाम मिल जाएगा। तो जो भी आपकी ST में जो भी आपकी कास्ट है वो यहाँ पे पिक कर लीजिए और वो वाला कास्ट यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू विल फिल द नेम ऑफ, ये आपको खुद से टाइप करना पड़ेगा, यहाँ पे टाइप कर दो। अगर आप SC पिक करते हो तो अगेन तब भी वो आपसे यही पूछेगा कि अपनी पहले स्टेट सेलेक्ट करो। लेट्स से आपने दिल्ली सेलेक्ट कर ली, ओके। तो दोबारा से आपको क्या करना है, इस आई बटन पे क्लिक करना है और ये आपको रेलेवेंट वेबसाइट पे ले जाएगा, socialjustice.gov.in। तो यहाँ पे आपको अलग अलग स्टेट्स दिखाई देंगी। एकदम ओपन होते ही कभी कभी ये क्लिकेबल नहीं होते नाम, तो 5 सेकंड वेट करोगे तो क्लिकेबल हो जाएगा। तो ये दिल्ली में जितनी भी रिकॉग्नाइज शेड्यूल कास्ट हैं उनका नाम दिया हुआ है। तो जो भी आपकी कास्ट का नाम है वापस से वेबसाइट पे आओ एंड यू विल हैव टू टाइप इट योरसेल्फ, ओके। सो आई मस्ट से दैट कैट हैज सिंप्लीफाइड फॉर्म दिस ईयर इन द सेंस कि अब की बार ये काफ़ी कम डिटेल मांग रहे हैं। अब की बार ये कास्ट का एंट्री नंबर नहीं मांग रहे, और भी कुछ कुछ चीज़ें मांगते थे वो नहीं मांग रहे। तो फॉर SC ST द ओनली थिंग दे आर आस्किंग इज कि यार जो स्टेट या यूनियन टेरेटरी है वो क्लिक करो और उसके बाद वो आई बटन पे जाके आप देख लो कि आपकी उस स्टेट में सच में आपकी कास्ट लिस्टेड है ना, और अगर लिस्टेड है तो जो नाम है वो डाल दो, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर टू, क्योंकि इनमें अपना थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, NC OBC और EWS। इसमें भी आई वुड से कि EWS के लिए उन्होंने सिंप्लीफाई किया है। अगर आप EWS सेलेक्ट करते हो तो ये आपसे पूछेगा कि आपकी स्टेट क्या है। तो कोई भी स्टेट, लेट्स से आपने बिहार डाल दिया, ओके। ये आपसे आपकी कास्ट नेम नहीं मांगेगा, क्योंकि ये मान के चल रहा है EWS सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए ही होता है। EWS category benefit cannot be availed by SC ST or even OBCs. It can be availed only for those who are in general category. तो यहाँ पे ऑटोफिल इसने कर दिया जनरल कैटेगरी, दैट्स इट। अब बस आपको आगे चल के अपना EWS का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, उसको लेके मैं अभी आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। ऑन दी अदर हैंड अगर आप NC OBC फिल करते हो तो ये आपसे डेट ऑफ इशू पूछेगा। अब ये डेट ऑफ इशू आपके सर्टिफिकेट पे होती है, मैं सैम्पल सर्टिफिकेट दिखाऊंगा आपको। अगेन डेट ऑफ इशू डालने के बाद आप कोई भी डेट, जो भी आप स्टेट डाल दोगे, लेट्स से आपने हरियाणा डाल दी, तो दोबारा से ये क्या करेगा, आपसे एंट्री, या तो बोलेगा कि एंट्री नंबर दे दो या सीरियल नंबर दे दो कास्ट का और नाम बता दो। अब ये एंट्री नंबर, सीरियल नंबर या कास्ट नंबर कहाँ मिलेगा, दोबारा से आई पे क्लिक करो तो ncbc.in करके वेबसाइट है, इसमें आप जाओगे तो खुद ही आपको लिस्ट पे ले जाएगा। ये अगर नहीं भी लेके जाए तो इस वेबसाइट पे क्लियरली देखो, यहाँ पे मेंशन्ड है सेंट्रल लिस्ट ऑफ OBCs। तो यहाँ पे जो भी स्टेट आपको चाहिए, जैसे अभी हमने हरियाणा चूज़ किया था तो हरियाणा पे क्लिक करो। तो यहाँ पे अलग अलग जो कास्ट्स इंक्लूडेड हैं इन द सेंट्रल लिस्ट ऑफ OBCs, यहाँ पे लिखा हुआ है ना सेंट्रल लिस्ट ऑफ OBCs, यहाँ पे लिस्ट है और उसके बगल में एंट्री नंबर है। तो लेट्स से अगर मैं कोई चूज़ करता हूँ पर्टिकुलर कास्ट, तो उसका एंट्री नंबर क्या है, उसी के साथ में ये 25 एंट्री नंबर है। सिमिलरली लेट्स से मैंने ये चूज़ किया तो 13 जो है वो क्या हो गया, एंट्री नंबर हो गया, ओके। सो यू विल अकॉर्डिंगली फिल योर एंट्री नंबर एंड द नेम ऑफ द कास्ट, आपको टाइप करने पड़ेंगी ये दोनों चीज़ें, ऑल राइट। अब इसको लेके आपको, आपके मन में ऑब्वियसली बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो मैं जनरल क्वेश्चंस जो हैं FAQs की फॉर्म में ले आया हूँ।
तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले बात करते हैं कैटेगरी। ये बहुत क्रूशल पॉइंट है, मेक श्योर कि इसमें आप कोई गलती नहीं कर रहे। सो मेक श्योर कि ये आप आराम से सोच समझ के भरें। का सर्टिफिकेट आपके पास पहले से प्रिपेयर हो तो दैट इज़ द वे टू गो विद इट। नाउ ओके, लाइक आई सेड देयर इज़ नो सर्टिफिकेट टू प्रूव दैट यू बिलोंग टू जनरल कैटेगरी। क्या आपको अगर कोई कैटेगरी का बेनिफिट मिल सकता है तो आपको लेना चाहिए, एब्सोल्युटली लेना चाहिए। काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर मैं जनरल कैटेगरी में हूँ और मैं ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा सकता हूँ, क्या मुझे बनवाना चाहिए? एब्सोल्युटली यस। अंडरस्टैंड कि अलग अलग कैटेगरीज़ की कट ऑफ अलग अलग होती है। मैंने पिछली वीडियो में कुछ एग्जाम्पल्स भी लेके बताया था कि जनरल कैटेगरी की कट ऑफ किसी भी बी स्कूल में हाईएस्ट होती है, ईडब्ल्यूएस की उससे थोड़ी कम होती है, ज़्यादा नहीं बट थोड़ी कम होती है। ओबीसी की और कम होती है और सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है जनरल और ओबीसी की कट ऑफ में इन मोस्ट केसेस। और अगर आप जनरल की एससी एसटी से कंपेयर करो तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो अगर आप कोई भी इनमें से कैटेगरी बेनिफिट के लिए एलिजिबल है तो बिल्कुल आपको वो लेना चाहिए। कुछ लोगों का कंसर्न होता है कि सर मैंने सुना है कि ईडब्ल्यूएस में जो सेकेंड स्टेज होता है वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा बढ़ जाता है, वहाँ पे ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये झूठ है। बेस्ट केस सिनेरियो में क्या होता है कि सेकंड स्टेज में ईडब्ल्यूएस में उतना ही कंपटीशन होता है जितना जनरल में होता है। बट स्टिल अगर मैं 1 मिनट के लिए आपकी आर्ग्यूमेंट बाय भी कर लूँ कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सेकंड स्टेज में यानी फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए कंपटीशन ज़्यादा होता है, तो एक बात बताओ यार, अगर किसी बी स्कूल की जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ है 99 और ईडब्ल्यूएस के लिए है लेट्स से 97.5, आपकी कितनी परसेंटाइल आई? लेट्स से आपकी परसेंटाइल आई 98। तो अगर आपने एज ए जनरल कैंडिडेट फिल किया था तो आपको कॉल ही नहीं आई, तो बहुत अच्छी बात है, अब आपके लिए आसान हो जाएगा ना। अब तो सेकंड स्टेज में कॉल ही नहीं आई आपके लिए। यही अगर आपने ईडब्ल्यूएस भरा होता तो आपको कॉल तो आती है, आप सेकंड स्टेज के लिए जिंदा तो रहते। और अगर अब आप बोलो कि सर व्हाट इफ मेरी 99 ही आई, अगर आपकी 99 आ गई और आपने एज ईडब्ल्यूएस भरा था, तो आर यू सेइंग दैट योर कंपटीशन इज गोइंग टू बी टफर देन इफ यू आर कंपीटिंग विद ओनली जनरल कैंडिडेट्स? तो खैर आपकी मर्जी, जैसा आपको ठीक लगे। माई सजेशन इज़ क्लियर, अगर आप ईडब्ल्यूएस के लिए एलिजिबल हो एब्सोल्युटली यू शुड गो फॉर इट। बाकी तो आप जहाँ से जो मर्जी सुनना चाहो सुन लो। ओके, नो दैट कि आप इनमें से कोई दो कैटेगरीज चूज नहीं कर सकते। मतलब ये जो लिस्ट दे रखी है आप इनमें से कोई एक ही हो सकते हो। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ओबीसी भी हूँ और ईडब्ल्यूएस भी हूँ, या मैं एससी भी हूँ और ईडब्ल्यूएस भी हूँ। नहीं, यू कैन बी ओनली वन ऑफ देम। नाउ लेट अस से टेक सम एफएक्यूज। आई बिलोंग टू ओबीसी, एनसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, बट आई डू नॉट हैव एन अपडेटेड सर्टिफिकेट। मेरा ओल्ड सर्टिफिकेट कुछ टाइम पहले एक्सपायर हो गया है, तो इन दैट केस क्या मुझे बेनिफिट मिलेगा? नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। सी अब की बार हमारे पास एक अपडेट, एक अंडरटेकिंग फॉर्म अवेलेबल है। तो एज यू कैन सी दिस इज द अंडरटेकिंग फॉर एनसी, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस। नोट दैट एससी एसटी के लिए कोई अंडरटेकिंग अवेलेबल नहीं है। द ओनली अंडरटेकिंग एज ऑफ नाउ इज अवेलेबल ओनली फॉर एनसी, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस। तो आप क्या कर सकते हो, इसका फ़ायदा आपको कैसे मिल सकता है बताता हूँ। देखो, आपके पास दो ऑप्शन है। पहला, आप एक सर्टिफिकेट, एक फ्रेश सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन डाल दो। अगर आपकी एप्लीकेशन बन के 13 सितंबर तक सर्टिफिकेट आ जाता है तो वेल एंड गुड, 13 सितंबर की सुबह तक भी आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़, अगर आपने सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दिया बट 13 सितंबर तक नहीं बन के आया, इवन इन दैट केस यू कैन अप्लाई फॉर दिस बेनिफिट। आपको एक पीडीएफ सबमिट करनी पड़ेगी जिसमें 3 चीज़ें होनी चाहिए। अब ध्यान रखना, एक पीडीएफ के अंदर तीनों चीज़ें होनी चाहिए। 3 अलग अलग पीडीएफ नहीं अपलोड कर सकते आप, एक ही पीडीएफ अपलोड कर सकते हो। तो जो एक पीडीएफ आप अपलोड करोगे उसमें आपका जो एग्जिस्टिंग सर्टिफिकेट है जो एक्सपायर हो चुका है वो होना चाहिए। ये अंडरटेकिंग होनी चाहिए। तो जो अंडरटेकिंग अभी मैंने आपको दिखाई ना, आप इसका प्रिंट आउट लोगे, इसको फिल करोगे, नीचे साइन करने की जगह वहाँ पे साइन करोगे, और ये दूसरा पार्ट हो गया। तो एक चीज़ हमको क्या चाहिए, हमको पुराना वाला सर्टिफिकेट, उसकी फ़ोटो है आपके पास, इसका प्रिंट आउट निकालोगे, भरोगे, फ़ोटो खींच लोगे, दूसरी फ़ोटो हो गई। तीसरा, आपको एक फ़ोटो सबमिट करनी पड़ेगी उस एक्नॉलेजमेंट की जो इशूइंग अथॉरिटी आपको देगा। तो लेट्स से आप ऑनलाइन, जैसे दिल्ली मुझे पता है ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो ईडब्ल्यूएस के लिए, तो आपने ऑनलाइन अप्लाई किया। आप जब फिल करते हो तो जो आता है ना कि योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड एंड योर टोकन नंबर इज दिस, उसकी फ़ोटो ले लो। अगर उसकी फ़ोटो आप नहीं ले पा रहे हैं, आप बोलते हो कि मेरी स्टेट में इस तरीके से एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता, या मैंने फिजिकली जाके सबमिट कराया था, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है, तो जो फॉर्म आप सबमिट कर रहे हो ना, जो एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हो भर के, उसकी फ़ोटो ले लो। इन दोनों में से किसी एक की फ़ोटो चाहिए। तो या तो जो एक्नॉलेजमेंट मिली है उसकी फ़ोटो, नहीं तो आपने जो फॉर्म सबमिट किया है कास्ट कैटेगरी बनवाने के लिए उसकी फ़ोटो। इन दोनों में से किसी एक की फ़ोटो, दूसरा क्या बताया, जो आपने अंडरटेकिंग फिल की है उसकी अलग से फ़ोटो, और तीसरा जो एग्जिस्टिंग सर्टिफिकेट है उसकी फ़ोटो। इन तीनों फ़ोटोज़ को आपको कंबाइन करके एक पीडीएफ बनानी है। इसके लिए बहुत सारी आपको गूगल पे मिल जाएंगी, आई लव पीडीएफ है,
26 वेबसाइट आ जाएंगी, आप बस गूगल पे टाइप कर दो पिक्चर टू पीडीएफ, तो वो आपसे पूछेगा कौन कौन सी पिक्चर को पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, वो तीनों अपलोड करो। उसके बाद वो कन्वर्ट का बटन दबाओगे तो पीडीएफ एक कंबाइंड पीडीएफ बन के आ जाएगी, वो पीडीएफ आपको अपलोड करनी है। मेरा सजेशन ये है कि इस नए सर्टिफिकेट का प्रोसेस अभी से शुरू कर दीजिए। सर नए सर्टिफिकेट का मतलब क्या, कितना नया होना चाहिए, 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद का, दिस इज़ द कट ऑफ डेट। तो जो आपके पास सर्टिफिकेट है या तो वो 1 अप्रैल 2025 के पहले का है या उसके बाद का है। अगर 1 अप्रैल 25 या उसके बाद का है तो एक्सेप्टेबल है, अगर इससे पहले का है तो एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर कोई बोले सर मैंने तो मार्च में बनवाया था, 1 साल के लिए वैलिड होता है, तो मेरा तो वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है, बट स्टिल कैट का रूल बोलता है कि 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद का चाहिए। तो नए सर्टिफिकेट बनवाने का प्रोसेस शुरू कर दीजिए। आपको अंडरटेकिंग का ऑप्शन दिया है एनसीओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। दूसरा, आई बिलोंग टू एनसीओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, बट मेरे पास कोई अर्लियर सर्टिफिकेट नहीं है क्योंकि मैंने आज से पहले कभी कोई ऐसा सर्टिफिकेट बनवाया ही नहीं। क्या मैं स्टिल एनसीओबीसी या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कैटेगरी का बेनिफिट ले सकता हूँ? हाँ, बट उससे पहले खुद से एक सवाल पूछ लो कि आर यू श्योर दैट यू बिलोंग टू एनसीओबीसी या ईडब्ल्यूएस। अब आप कैसे श्योर हो सकते हो? तो जैसा मैंने बताया, आप सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में जाके कंफर्म कर लो कि आपकी कास्ट वहाँ पे है। दूसरा, आप ये इंश्योर कर लो कि जो क्राइटेरिया होता है टू बी इन एनसी नॉन क्रीमी लेयर, आप उसमें मीट करते हो। नॉन क्रीमी लेयर के लिए सिर्फ आपके पेरेंट्स की इनकम और उनकी ऑक्यूपेशन देखा जाएगा, आपका नहीं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन एनसीओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस में पूरी फैमिली की इनकम देखी जाती है, एनसीओबीसी में सिर्फ जो कैंडिडेट है उसके पेरेंट्स की इनकम देखी जाती है। तो अगर आप 1 करोड़ रुपए भी कमाते हो महीने का, यू कैन स्टिल एनसीओबीसी, अगर आपके पेरेंट्स 8 लाख से कम कमाते हैं। समझ आ रहा है? तो आप कंडीशंस देख लीजिए आप मीट करते हो कि नहीं, और अगर आप एनसीओबीसी के लिए बनाना चाहते हो तो देख लो आपकी कास्ट सेंट्रल लिस्ट में है कि नहीं। अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि हाँ यार मैं कंडीशंस मीट करता हूँ, सर्टिफिकेट बन जाएगा, तो आप अंडरटेकिंग का यूज़ कर सकते हैं। इन दैट केस आपको क्या करना है, दोबारा जो मैंने आपको भी पीछे बोला, आप अपने सर्टिफिकेट बनवाने का प्रोसेस शुरू कर दो अभी से यार, देरी मत करो उसमें। अगर 13 सितंबर तक बन ही जाए तो बेस्ट है। अगर 13 सितंबर तक नहीं बन पाता तो आपको एक भी पीडीएफ अपलोड करनी है। आपकी पीडीएफ में दो चीज़ें होंगी, अंडरटेकिंग जो आप डाउनलोड करके फिल करके फ़ोटो खींचोगे, और जो अगेन जो एक्नॉलेजमेंट या फिर जो फॉर्म आपने सबमिट किया उसमें से किसी एक की फ़ोटो, इन दोनों को कंबाइन करके पीडीएफ बनाओगे और वो पीडीएफ आप अपलोड कर दोगे। अगेन प्रोसेस शुरू कर दो अभी से सर्टिफिकेट का। आई बिलोंग टू एक्स वाई जेड कैटेगरी, बट मेरे पास वैलिड सर्टिफिकेट नहीं है, मेरे पास वैलिड सर्टिफिकेट है बट वो सर्टिफिकेट कुछ टाइम में एक्सपायर हो जाएगा। क्या मैं कैट का फॉर्म फिल कर सकता हूँ? लाइक आई ऑलरेडी सेड, आपके पास जो सर्टिफिकेट है क्या वो 1 अप्रैल 2025 के पहले का है या उसके बाद का है? अगर आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2025 के पहले का है, स्टार्ट द प्रोसेस फॉर द न्यू सर्टिफिकेट। नया सर्टिफिकेट आ जाए अच्छी बात, नहीं आता तो जो एग्जिस्टिंग सर्टिफिकेट है प्लस जो अंडरटेकिंग है प्लस जो नए फॉर्म की एक्नॉलेजमेंट रिसीट आपको मिली है या नए फॉर्म की जो फोटो है, इन तीनों को फोटो को मर्ज करके एक पीडीएफ में कन्वर्ट करो और वो पीडीएफ अपलोड कर दो। अच्छा, डिटेल्स कौन सी भरोगे? डिटेल्स तो आप वही भर दोगे ना यार, आपकी कास्ट का नाम तो चेंज हो नहीं जाएगा है ना, स्टेट तो चेंज हो नहीं जाएगी, तो डिटेल्स तो आपकी सेम रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस में तो कोई डिटेल मांग ही नहीं रहा वो। Okay, next, what is the criteria governing the EWS category? Who is eligible for this benefit? Now, this is important. EWS में कौन आ सकता है? सबसे पहले तो EWS में वही आ सकता है जिसकी कास्ट SC, ST और OBC की सेंट्रल लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं है। प्लीज़ अंडरस्टैंड कि कुछ लोगों को ये लग सकता है कि सर मेरी कास्ट OBC की सेंट्रल लिस्ट में है बट मुझे NC का बेनिफिट नहीं मिल रहा, मतलब आई एम नॉट फ्रॉम नॉन क्रीमी लेयर, तो मैं EWS हो सकता हूँ? नहीं, अगर आपकी कास्ट OBC की सेंट्रल लिस्ट में है तो आप EWS हो ही नहीं सकते। EWS का बेनिफिट सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए, सिर्फ SC, ST और सिर्फ नॉन SC, नॉन ST और जो लोग OBC की सेंट्रल कैटेगरी की लिस्ट में है उसके बाहर होना ज़रूरी है आपको। आपकी पूरी फैमिली की टोटल इनकम मिला के 8 लाख होनी चाहिए। फैमिली का मतलब होता है आप, आपके पेरेंट्स, आपके 18 साल से छोटे भाई, और अगर आप शादीशुदा हो तो आपका स्पाउस और आपके बच्चे। आप सब लोगों की एनुअल इनकम मिला के 8 लाख से कम होनी चाहिए। इसमें सारी इनकम्स इंक्लूडेड है। अगर आपकी लेट से कुछ जॉब से आती है, कुछ एग्रीकल्चर से आती है, कुछ रेंट से आती है, जितनी भी इनकम्स आती हैं सारी मिला के 8 लाख से कम है आपकी फैमिली की। एक,
उसके अलावा आपके पास इनमें से कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। 5 एकर्स एंड अबव ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, रेसिडेंशियल फ्लैट ऑफ 1000 स्क्वायर फीट और अबव, रेसिडेंशियल प्लॉट ऑफ 100 स्क्वायर यार्ड एंड अबव इन नोटिफाइड म्यूनसिपैलिटीज़, और नॉन नोटिफाइड म्यूनसिपैलिटीज़ में 200 स्क्वायर यार्ड। नाउ अंडरस्टैंड कि दिस इंक्लूड्स डिफरेंट पार्सल्स ऑफ लैंड इन डिफरेंट एरियाज। लेट्स से अगर आपकी 2 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड एक जगह और 3 एकड़ कहीं और जगह, तो भी मिला के 5 एकड़ हो गया। समझ में आ रही है? नाउ ये जो EWS सर्टिफिकेट आपका बनता है, दिस शुड बी इशूड बाय अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जिसका मतलब है तहसीलदार से रैंक के नीचे का बंदा नहीं होना चाहिए। 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद का होना चाहिए। इसमें क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि व्हाट इज द वैलिडिटी शुड बी 2025-26। जैसे एग्जांपल के लिए ये देखो, ये एक लास्ट ईयर एक स्टूडेंट का EWS सर्टिफिकेट है। डू यू सी यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है वैलिड फॉर द ईयर 2024-25। इसी तरीके से आप जो सर्टिफिकेट बनाओगे उस पर क्या लिखा होगा, वैलिड फॉर द ईयर 2025-26। आपका परमानेंट एड्रेस मेंशन होना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे कट कर दिया, बट ये जो पार्ट था वहाँ पे स्टूडेंट का परमानेंट एड्रेस मेंशनड है। ये मेंशन होना चाहिए कि आपकी फैमिली की ग्रॉस एनुअल इनकम 8 लाख से कम है, और दैट्स इट। और बाकी बाकी भी जो चीज़ें हैं वो आप ओन नहीं करते हो, और आप SC ST या OBC में नहीं आते हो। जैसे यहाँ पे अब मैं इसको जूम नहीं कर सकता, आप जूम करके देख लेना। जब आप जूम करके देखोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि इनकी, यहाँ पे देखो मैंने अंडरलाइन किया है दैट द फैमिलीज इनकम इज़ बिलो 8 लाख, और आगे ये भी लिखा हुआ है कि बिलोंग्स टू दिस एंड दिस कैटेगरी, जो कि SC ST या OBC में नहीं आती। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स दैट मस्ट बी मैंशनड इन योर EWS सर्टिफिकेट। पहले तो जो कंपीटेंट अथॉरिटी है वो इशू करे, इसकी आपको दिक्कत है नहीं वैसे, क्योंकि अगर कोई अथॉरिटी इशू कर रही है तो कंपीटेंट नहीं होती तो इशू ही नहीं करती। आपको ध्यान ये रखना है कि 1 अप्रैल 2025 के बाद का हो, वैलिडिटी का ईयर मेंशन हो, आपका एड्रेस मेंशन हो, ये चीज़ मेंशन हो कि 8 लाख से कम है, और ये आपकी जो कास्ट है वो SC ST या OBC में नहीं आती, और ये हिंदी या इंग्लिश में हो सकता है, किसी रीजनल लैंग्वेज में नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे जो आप देख रहे हो, यहाँ पे इंग्लिश में मेंशनड है, मैंने कुछ हिंदी वाले भी देखे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर जो मेरा EWS सर्टिफिकेट है वो स्टेट होना चाहिए कि सेंट्रल। सो नो दैट योर EWS सर्टिफिकेट एज वेल एज योर OBC NC सर्टिफिकेट शुड बी सेंट्रल। ये एक ही स्टूडेंट के 2 सर्टिफिकेट्स हैं। ये जो आप लेफ्ट साइड पे देख रहे हो, ये स्टेट सर्टिफिकेट है, आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस सर्टिफिकेट इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर स्टेट ऑफ राजस्थान, जबकि यहाँ पे क्या लिखा है, दिस सर्टिफिकेट इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर सेंटर। अगर आप पूछो दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों की रिक्वायरमेंट्स में थोड़ा फ़र्क होता है। स्टेट सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट्स थोड़ी लीनियंट होती है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट में अगर थोड़ा और ज़्यादा लैंड भी है आपका तो आप आ सकते हो स्टेट EWS में। सेंटर की रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा, मतलब थोड़ी स्ट्रिक्ट ज़्यादा होती है। बेसिकली जो रिजर्वेशन बेनिफिट स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, तो जैसे लेट्स से राजस्थान गवर्नमेंट अगर कुछ EWS बेनिफिट दे रही है तो वहाँ पे आपका ये वाला सर्टिफिकेट भी चल जाएगा। बट अगर कोई सेंट्रल बेनिफिट है, जैसे कि IIM में एडमिशन इज अ सेंट्रल बेनिफिट, तो उसके लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का EWS सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, तो आपके सर्टिफिकेट पे सीधा सीधा मेंशन्ड होता है कि वैलिडिटी ईयर, और ये सेंटर के लिए वैलिड है, स्टेट के लिए। ऑलराइट, नेक्स्ट, व्हाट इज द क्राइटेरिया गवर्निंग द NC कैटेगरी ऑफ OBC हु इज एलिजिबल फॉर दिस बेनिफिट। तो अगेन जैसा मैंने बोला, सबसे पहले तो ये कंफर्म कर लो कि क्या आपका नाम सेंट्रल OBC लिस्ट में आता है। उसके लिए मैंने आपको बताया कि वेबसाइट है हमारी NCBC, तो ये NCBC वेबसाइट है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट। यहाँ पे आप जाओगे तो देर इज़ अ सेंट्रल लिस्ट फॉर OBC, तो आप जिस भी स्टेट को बिलोंग करते हो आप देख लो, उस स्टेट पे क्लिक करो और देख लो कि यहाँ पे जो कास्ट आती हैं क्या आपकी कास्ट उसके अंदर है। दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। दूसरा, आपको फिर ये इंश्योर करना है कि अगर मेरी कास्ट इसमें आती है तो मेरे सर्टिफिकेट पे क्लियरली मेंशन होना चाहिए दैट आई डू नॉट बिलोंग टू क्रीमी लेयर। नाउ दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंडरस्टैंड कि ये जो रिजर्वेशन बेनिफिट मिल रहा है ये OBCs को नहीं, ये OBC NC के लिए है। तो आपका OBC सेंट्रल लिस्ट में होना इज़ नॉट सफिशेंट। ये ज़रूरी है कि आप OBC सेंट्रल लिस्ट में हो और आप नॉन क्रीमी में आते हो। तो आपका जो सर्टिफिकेट है, अगेन इट शुड बी इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विच मीन्स नॉट बिलो तहसीलदार। आपका सर्टिफिकेट भी 1 अप्रैल 25 या उसके बाद का होना चाहिए। जी हाँ, तो पुराना सर्टिफिकेट नहीं, आपको भी 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद का सर्टिफिकेट चाहिए। एड्रेस मेंशन होना चाहिए। ये मेंशन होना चाहिए कि आप क्रीमी लेयर को बिलोंग नहीं करते। दिस इज़ वेरी क्रूशियल। बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं।
लोगों को लगता है कि मुझे सिर्फ ओबीसी सर्टिफिकेट चाहिए, नहीं, ओबीसी नहीं, आपके सर्टिफिकेट पे मेंशन होना चाहिए दैट यू डू नॉट बिलोंग टू क्रीमी लेयर। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, दिस इज अगेन अ सर्टिफिकेट ऑफ अनदर स्टूडेंट। तो आप यहाँ पे देखोगे कि किस तरीके से लिखा हुआ है कि दिस इज टू सर्टिफाई दैट ही डज नॉट बिलोंग टू द पर्सन सेक्शन क्रीमी लेयर मेंशनड इन ब्ला ब्ला ब्ला। तो अगर ये लाइन मेंशनड नहीं है आपके सर्टिफिकेट पे तो आपका सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है, ठीक है। ऑल राइट, और क्या मेंशन होना चाहिए, आपकी कास्ट मेंशन होनी चाहिए और रेजोल्यूशन नंबर होना चाहिए जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस होती है उसका। अगेन इट कैन बी इन हिंदी और इन इंग्लिश। तो यहाँ पे आप देखोगे कि रेजोल्यूशन नंबर मेंशनड है, कहाँ पे मेंशनड है, कहीं पे तो था, आप पढ़ोगे यार, ये रहा रेजोल्यूशन नंबर दिया हुआ है यहाँ पे। और जो कास्ट है आई थिंक वो भी आप पढ़ोगे पूरा का पूरा, ये रहा, मिल जाएगी कि दिस इज द कास्ट। सो योर ओबीसी सर्टिफिकेट शुड क्लियरली मेंशन आपकी कास्ट क्या है, शुड क्लियरली मेंशन द रेजोल्यूशन नंबर ऑफ द मिनिस्ट्री, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट शुड मेंशन दैट यू डू नॉट बिलोंग टू क्रीमी लेयर, और 1 अप्रैल है उसके बाद का होना चाहिए। अगर 1 अप्रैल के पहले का है तो क्या करें, जैसा मैंने बताया, नए सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दो। अगर नया सर्टिफिकेट 13 सितंबर से पहले आ जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पुराने सर्टिफिकेट, डिक्लेरेशन फॉर्म, अंडरटेकिंग फॉर्म और नए सर्टिफिकेट की जो एप्लीकेशन की फ़ोटो है या फिर उस एप्लीकेशन की एक्नॉलेजमेंट की फ़ोटो है, इन तीनों को मर्ज करके पीडीएफ बनाओ, वो पीडीएफ अपलोड कर दो। ऑल राइट, नो दैट अनलाइक ईडब्ल्यूएस, ओबीसीज में सिर्फ पेरेंट्स की इनकम और पेरेंट्स की एम्प्लॉयमेंट मैटर करती है टू डिटरमिन वेदर यू बिलोंग टू एनसी और नॉट। मतलब जैसा मैंने बताया, आपके पास अगर 100 करोड़ की जायदाद है और आप हर महीने 1 करोड़ रुपया कमाते हो, और अपार्ट फ्रॉम दैट लेट्स से और भी आपके सोर्सेज ऑफ इनकम है, यू कैन स्टिल बिलोंग टू ओबीसी एनसी कैटेगरी। इनफैक्ट इसी लूप होल को बहुत लोग यूज़ भी करते हैं। पीछे केस आपने सुना था कि कोई आईएएस ऑफिसर बन गई थी, उसने अपने आप को दिखाया था पीडब्ल्यूडी एज वेल एज ओबीसी एनसी कैंडिडेट, और जब वो आईएएस ऑफिसर बन गई तो जब वो पहले दिन पोस्टिंग में आई तो ऑडी में आई। तो सोच के देखो, कोई हाउ इज़ इट पॉसिबल दैट यू बिलोंग टू एनसी कैटेगरी एंड येट यू आर कमिंग इन ऑडी। तो उसका यही था कि पेरेंट्स ने सारा पैसा बच्चे के नाम ट्रांसफ़र कर दिया। लेट्स से मैं अपने सारे पैसे अपने बच्चे को दे दिया मैंने, और मैंने अपनी इनकम एकदम थोड़े टाइम के लिए ज़ीरो कर ली। तो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। खैर उसकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता। सो दिस इज़ वॉट एन एन सी ओ बी सी सर्टिफिकेट लुक्स लाइक। अब अगर आप बोलो कि सर मेरा एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं है, दैट इज़ फाइन। आपका सर्टिफिकेट एग्जैक्टली ऐसा हो ज़रूरी नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि ये चीज़ें जो पॉइंट्स मैंने बताई हैं ये होनी चाहिए आपके सर्टिफिकेट में, ठीक है। The OBC NC certificate I have was issued by the state. Do I need OBC certificate by the center? Yes. You are eligible for OBC NC OBC only if आपकी कास्ट सेंट्रल OBC लिस्ट में आती है और आपका जो सर्टिफिकेट आपको चाहिए वो सेंट्रल लेवल का OBC सर्टिफिकेट चाहिए। अगर नहीं है तो जल्दी से उसका प्रोसेस शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट, if I could not locate my caste in the central OBC list, does it mean I am not eligible for OBC NC benefit? Yes. अगर आपकी जो कास्ट है वो सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसीज में नहीं आती तो आप बिल्कुल एलिजिबल नहीं है, मतलब आप आगे आपको सोचना ही नहीं है। इफ़ आई हैड माई सेंटर ओबीसी या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वेयर आई हैव शोन माई इनकम ऑफ मदर ओनली टू मेक द सर्टिफिकेट, सो डू दे आस्क फॉर आईटीआर? इफ़ यस तो किसका आईटीआर मांगेंगे? अंडरस्टैंड, बी स्कूल्स आपसे कोई आईटीआर नहीं मांगते। बी स्कूल्स बस आपसे ये बोलेंगे कि आप अपना एनसीओबीसी का वैलिड सर्टिफिकेट, मतलब 1 अप्रैल 2025 के बाद का सर्टिफिकेट पेश करो, या फिर अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पेश करो विच इज़ फॉर 2025 टू 26। आपके पास अगर सर्टिफिकेट है दे वुड एक्सेप्ट दैट यू बिलोंग टू ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसी। बी स्कूल्स आपसे कोई आईटीआर नहीं मांगते। बी स्कूल्स आपके घर आके चेक नहीं करते कि देखते हैं तेरे पास कितना पैसा है। बी स्कूल्स आपका सोशल मीडिया स्टॉक नहीं करते कि अच्छा तूने तो कल आईफोन खरीदा है। बी स्कूल इनमें से कुछ नहीं करेंगे, चिंता मत करो। माई कास्ट नेम इन द सेंट्रल ओबीसी लिस्ट इज इन द सेंट्रल ओबीसी लिस्ट बट द सर्टिफिकेट आई हैव डज नॉट मेंशन एनसी। व्हाट कैटेगरी डू आई चूज? अगेन पहले तो आप कंफर्म कर लो कि क्या आप एनसी में आते हो, डू यू मीट द क्राइटेरिया। अगर आपको लगता है आप मीट करते हो, अगर आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स की कंबाइंड इनकम 8 लाख से कम है और आपके पेरेंट्स में कोई गेजेट ए लेवल वाली गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहा, आप अप्लाई कर दो, नथिंग रॉन्ग। पता भी करो अपने एंड पे कि बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। अगर आप ओबीसी एनसी सर्टिफिकेट बनवा पाते हो ओनली देन यू शुड चूज एनसी ओबीसी एनसी। या फिर अगर आप लेट्स से श्योर हो कि सर्टिफिकेट नहीं बना बट आगे चल के बन जाएगा, तब आप चूज़ कर सकते हो और अंडरटेकिंग फिल कर सकते हो। अदरवाइज सिर्फ आपकी कास्ट का सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में होना डज नॉट मेक यू एलिजिबल फॉर ओबीसी एनसी रिजर्वेशन। सो अगर आप काफ़ी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में उनकी कास्ट आती है बट वो एनसी नॉन क्रीमी लेयर में नहीं आते क्योंकि पापा आईएएस ऑफिसर है, या फिर लेट्स से जो पापा मम्मी की कंबाइंड इनकम है वो 15-20 लाख है।
तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ओबीसी एनसी रिजर्वेशन. ओके, लास्ट ईयर आई हैव गिवन कैट बट आई हैड फिल द फॉर्म एज जनरल कैटेगरी. तो बहुत लोगों के साथ ये होता है कि लास्ट ईयर मैंने जनरल कैटेगरी फिल किया था, क्या इस साल मैं कैटेगरी चेंज करके एनसी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कर सकता हूँ? हाँ, अगर लास्ट ईयर लेट्स से आपने एज जनरल कैटेगरी फिल किया था क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि आपकी कास्ट सेंट्रल ओबीसी में आती है, यू वर नॉट अवेयर ऑफ द बेनिफिट, तो हो सकता है कि आपने उस लाइलमी में गलत जनरल फिल कर दिया हो. या फिर ये हो सकता है ईडब्ल्यूएस के लिए हो सकता है कि लास्ट ईयर आप ईडब्ल्यूएस वाले क्राइटेरिया में नहीं आते थे, अब आप आते हो. बेसिकली ईडब्ल्यूएस को डिटरमिन कैसे किया जाता है, आपके पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटस देखा जाता है. सो बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट 2025-26, तो आपका जो फाइनेंशियल ईयर 24 to 25, फाइनेंशियल ईयर 24-25 के बेसिस पे डिटरमिन किया जाएगा कि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हो कि नहीं. तो ऐसा हो सकता है ना कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 में आपके पास आपकी इनकम काफ़ी थी फैमिली की, आप ईडब्ल्यूएस में लास्ट ईयर नहीं आते थे, बट 24-25 में आपकी इनकम काफ़ी कम है और अब आप ईडब्ल्यूएस के लिए एलिजिबल हो, तो विच इज़ फाइन. लास्ट ईयर अगर आपने जनरल में भी भरा था, दिस ईयर इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर ओबीसी एनसी या ईडब्ल्यूएस तो आप फिल कर सकते हो. माई सर्टिफिकेट वॉज इशूड इन February दिस ईयर बट इट इज़ स्टिल वैलिड. आई थिंक आई हैव ऑलरेडी एड्रेस दिस कि अगर आपका सर्टिफिकेट February में आपको इशू हुआ था तो वो 1 April से पहले का है. यू नीड अ न्यू सर्टिफिकेट. अगर नया सर्टिफिकेट 13 September तक आ जाता है गुड, नहीं तो आप जैसे मैंने बताया 3 चीज़ों को मिक्स करके, 3 फोटो को मिक्स करके PDF बना के उसको अपलोड करोगे. ठीक है. एक ये स्टूडेंट ने पूछा कि मेरे पापा का नाम एक जगह पे ओके, पापा का नहीं, मेरा नाम एक जगह पे नवीन कुमार भगत है सारे डॉक्यूमेंट्स में, हाउएवर कास्ट सर्टिफिकेट में मेरा नाम नवीन भगत है. तो इससे क्या प्रॉब्लम होगी? इससे प्रॉब्लम हो सकती है, बट इसका सिंपल सोल्यूशन ये है कि आप एक एफिडेविट बना लोगे तो सब ठीक हो जाएगा. बेस्ट तो ये होगा कि यार नया कास्ट सर्टिफिकेट ही बनवा लो. ठीक है, मतलब वाई टू कैरी दैट लोड इन योर हेड. बेस्ट थिंग टू डू इज गेट ए न्यू कास्ट सर्टिफिकेट प्रिपेयर्ड. अदरवाइज इसका एक दूसरा तरीका ये भी है कि आप एक एफिडेविट बनवा लो जिसपे लिखा हो कि नवीन कुमार भगत और नवीन भगत आर द सेम पर्सन. वही अगर आप किसी भी कोर्ट के बाहर जाओगे, वहाँ पे बैठे होते हैं वकील, तो वो आपको ऐसा एक एफिडेविट बनवा देंगे. I have an NC OBC certificate and in that certificate my village address is mentioned but I live in Faridabad and all my documents are Faridabad address. Doesn't matter. आप कहीं भी रहते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आपका फिजिकल, इनफैक्ट आपकी फिजिकल लोकेशन मैटर ही नहीं करती. आपके पास आपके पास एक वैलिड OBC NC सर्टिफिकेट है जो कि इस साल के लिए वैलिड है, 1 April 2025 के बाद का है. परफेक्टली फाइन. आप फिजिकली आज की डेट में कहाँ रहते हो, आपके जितने भी एड्रेस हैं, जितने भी दूसरे प्रूफ्स हैं, कॉलेज की मार्कशीट, आधार कार्ड, उस पर कौन सा एड्रेस मेंशन्ड है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ओके, आप एड्रेस कहाँ का डालो, कहीं का भी डालो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. फिजिकल एड्रेस मैटर ही नहीं करता कैट के फॉर्म में. डू वी हैव टू फाइल एन ITR फॉर्म और इवन आफ्टर मेकिंग OBC NC सर्टिफिकेट टू शो द पेरेंट्स इनकम? सी, आपको फिलहाल में क्या करना है, आपको सिर्फ OBC NC सर्टिफिकेट बनवाना है. नाउ इन गेटिंग दैट सर्टिफिकेट आपको ITR वगैरह आपको देना होगा. इनफैक्ट आपको पिछले 3 साल का ITR देना होगा दोनों पेरेंट्स का. ठीक है. ऑब्वियसली अगर एक पेरेंट नहीं है इस दुनिया में तो आपको एक ही पेरेंट का देना होगा. अगर दोनों पेरेंट्स हैं बट डाइवोर्स हो चुके हैं तो अगेन जो आप बनवाने जाओगे तो वो आपको बताएंगे कि कितनों का लगेगा ITR. यूजुअली पिछले 3 साल का ITR मांगते हैं पेरेंट्स का, उसके बेसिस पे बनता है. एक बार सर्टिफिकेट बन गया उसके बाद बी स्कूल आपसे कोई ITR नहीं मांगेगा. आई बिलोंग टू SC/ST कैटेगरी बट आई डू नॉट हैव अ सर्टिफिकेट टू सपोर्ट माई क्लेम एट दिस मोमेंट. कैन आई स्टिल फिल द फॉर्म? यार दिस इज़ लिटिल ट्रिकी. ये वाली चीज़ थोड़ी दिक्कत है. पहले तो मैं आपसे मतलब अगेन आप बेस्ट थिंग टू डू इज़ कि स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द सर्टिफिकेट. ठीक है. SC/ST जो भी आप कास्ट को बिलोंग करते हो, आप प्रोसेस शुरू कर दो. आपका सर्टिफिकेट 13 September से पहले बन जाता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है. लेट्स से 13 September आ गए और अभी तक आपका सर्टिफिकेट नहीं बना. नाउ आई वुड ask you to be very sure. Are you 100% sure that you belong to this category? मतलब आप श्योर हो ना, आपको कोई डाउट तो नहीं है ना यार? क्योंकि अगर आपने अभी यहाँ पे भर दिया SC या ST कैटेगरी फिल कर दी और बाद में आप सर्टिफिकेट नहीं प्रोड्यूस कर पाए, आपकी कैंडिडेचर खत्म है. आप सीधा सीधा रिजेक्टेड हो. उसके बाद देयर इज़ नो अदर प्रोसेस फॉर इट. ठीक है. नाउ अगर आप श्योर हो कि आई नो दैट आई बिलोंग टू दिस कैटेगरी बट ठीक है सर्टिफिकेट नहीं बन पाया, समहाउ मैंने पहले नहीं बनाया था, लेट्स से मुझे बेनिफिट के बारे में नहीं पता था, फॉर वट एवर रीज़न, तो आप क्या कर सकते हो. नाउ दिस इज़ ओनली माई सजेशन. कैट ने इसको लेके कोई सजेशन नहीं दिया, ये मेरा सजेशन है. आपको जो आपकी कास्ट है, जिस स्टेट को आप आपको लगता है कि आप बिलोंग करते हो, आप वो डिटेल्स फिल कर दो. वैसे तो मेरे ख्याल से SC कैटेगरी में अच्छा स्टेट तो मांगेगा ही. ठीक है. तो आप फिल कर दो डिटेल्स और जब आपको अपलोड करना होगा ना फॉर्म, वहाँ पे आप डिक्लेरेशन जो होता है वो तो फिल कर ही देना, जो अंडरटेकिंग होती है वो फिल कर देना. अब
अच्छा, ओ सॉरी, अंडरटेकिंग कैसे फिल करोगे? एससी के लिए तो अंडरटेकिंग है ही नहीं अब की बार। ओके, तो हो सकता है कि बाद में अंडरटेकिंग डाल दे, काफ़ी बार ऐसा भी होता है, लास्ट डेट से 10-12 दिन पहले अंडरटेकिंग डाल देते हैं जो पहले नहीं भी डाली थी। तो अगर अंडरटेकिंग डाल दें तो वो फिल कर देना। लेट्स से अगर कैट ने भी अंडरटेकिंग नहीं डाली और आपका भी 13 सितंबर तक सर्टिफिकेट बन के नहीं आया, इन दैट केस आई वुड सजेस्ट कि एक पीडीएफ, एक बेसिकली एक पीडीएफ क्रिएट करना जिसमें बस ये लिखा हो सर्टिफिकेट इज अंडर प्रोसेस। आपको पता होगा ना, वर्ड फाइल पे जाके लिखो सर्टिफिकेट इज अंडर प्रोसेस बड़ा बड़ा, और उसको कन्वर्ट कर लो पीडीएफ में, वो पीडीएफ अपलोड कर दो। मतलब दिस इज समथिंग दैट यू कैन ट्राई। मुझे लगता है कि कैट, अगर आप इंटरव्यू के टाइम पे सर्टिफिकेट प्रोवाइड करोगे तो आई थिंक दे वुड लेट इट स्लाइड। ऑल्दो ये रूल्स के अगेंस्ट है, बट मतलब मेरा सजेशन है कि आप ये कर सकते हो। आई बिलोंग टू ओबीसी एनसी कैटेगरी बट आई डू नॉट नो द सीरियल एंट्री नंबर। तो द गुड थिंग इज़ कि अब की बार सीरियल एंट्री नंबर आपको ईजिली मिल जाएगा। एक तो अच्छी बात यह कर दी कि कैट ने अब की बार एससी एसटी के लिए सीरियल नंबर मांग ही नहीं रहे हैं, वो सिर्फ ओबीसी के लिए मांग रहे हैं। तो यू कैन सी कि अगर आप एसटी सेलेक्ट करते हो वो कोई आपसे सीरियल नंबर नहीं मांग रहे, एससी सेलेक्ट करते हो कोई सीरियल नंबर नहीं मांग रहे। ईडब्ल्यूएस के लिए पहले मांगते थे बट वो मैंडेटरी नहीं होता था, ऑप्शनल होता था। अब की बार सिर्फ एनसी ओबीसी के लिए सीरियल नंबर मांग रहे हैं। और जैसा मैंने बताया, वो आई पे क्लिक करोगे, आप अपनी स्टेट पे जाओगे, लेट्स से गुजरात में गए तो आप अपनी कास्ट देखो, उसी के साथ में जो नंबर है, दिस इज़ द एंट्री नंबर 1 2 3 4, ऐसे सिंपल न्यूमेरिक्स होते हैं, वो आपको फिल करना है। ओके, नेक्स्ट, आई बिलोंग टू एस सी एस टी बट माई कास्ट सर्टिफिकेट इज 7 year old, शैल आई गेट अ न्यू वन? नो नीड। एस सी एस टी सर्टिफिकेट्स की कोई वैलिडिटी नहीं होती, लाइफ लॉन्ग वैलिड होते हैं, तो आपको नया सर्टिफिकेट बनवाने की जरूरत नहीं है। द कास्ट सर्टिफिकेट इशूड टू अस बाय द गवर्नमेंट इज इन हिंदी, इज इट एक्सेप्टेबल? यस, हिंदी एंड इंग्लिश इन दोनों में से कोई होना चाहिए, रीजनल लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। माई पिक्चर इन द कास्ट सर्टिफिकेट इज डिफरेंट फ्रॉम द पिक्चर इन कैट फॉर्म, इज दैट अ प्रॉब्लम? नो, आपके कास्ट सर्टिफिकेट में कोई भी पिक्चर हो उससे फर्क नहीं पड़ता। आई हैव अ कास्ट सर्टिफिकेट बट नॉट एग्जैक्टली इन द सेम फॉर्मेट एज ऑन वेबसाइट। अब ये काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि वेबसाइट पे जो फॉर्मेट दिया हुआ है ना, जैसे आप देखो यहाँ पे एनसीओबीसी का जो फॉर्मेट दिया हुआ है, एग्जैक्टली ये फॉर्मेट होना चाहिए। नहीं, ये फॉर्मेट होना ज़रूरी नहीं है, डिटेल्स इंपॉर्टेंट है। आपका फॉर एग्जांपल जो एससी या एसटी सर्टिफिकेट है, एक तो वो कंपीटेंट अथॉरिटी ने इशू किया हो, वो तो होगा ही आई बिलीव। द नेम ऑफ द कास्ट एंड कास्ट नंबर शुड अपीयर। अब अगेन मैं एक इट इज़ विद द अप्रूवल ऑफ द स्टूडेंट कि मैं ये शेयर कर रहा हूँ, और मैंने डिटेल सारी काट दी है। तो ये आप जैसे यहाँ पे देखोगे तो क्लियरली मैंशनड है यहाँ पे कि स्टूडेंट की कास्ट और कास्ट नंबर, ये जो आप मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक वाला पार्ट, तो यहाँ पे क्लियरली मैंशनड है कि व्हाट इज़ द कास्ट एंड व्हाट इज़ द कास्ट नंबर। और क्या मेंशन होना चाहिए? इसके अलावा ये मेंशन होना चाहिए कि रेजोल्यूशन नंबर होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखोगे तो यू विल फाइंड द रेजोल्यूशन नंबर हेयर, दिस इज़ द रेजोल्यूशन नंबर ऑफ द मिनिस्ट्री। देन और क्या मेंशन होना चाहिए? इट शुड मेंशन द सर्टिफिकेट शुड बी आइदर इन हिंदी और इन इंग्लिश। यस, तो यू वुड सी इट इज़ देयर। इसके अलावा कोई भी सर्टिफिकेट होगा उस पर एड्रेस हमेशा होता ही है, यहाँ पे आपको एड्रेस मिल जाएगा। ऊपर आप जाओगे तो आपको सर्टिफिकेट नंबर भी मिल जाएगा यहाँ पे, बट दीज आर द डिटेल्स दैट शुड बी देयर। फॉर्मेट मैटर नहीं करता। एडिशनली अगर आप एनसी ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा रहे हो तो ऊपर वाली 4 चीज़ें तो होनी ही चाहिए, साथ में डिस्ट्रिक्ट या स्टेट का नाम मेंशन होना चाहिए, जैसा आपने पीछे भी देखा था। ठीक है, if your certificate meets the above requirements you can use the certificate regardless of the format। तो फॉर्मेट की टेंशन मत लो, ये जो डिटेल्स मैंने बताई हैं वो डिटेल्स होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई डिटेल्स मिसिंग है तो नया सर्टिफिकेट बनवा लो। ठीक है, ऑल राइट, आई थिंक विद दैट कैटेगरी को लेके जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने अपनी तरफ से आंसर कर दिए। और कोई क्वेश्चन है प्लीज़ कॉमेंट में डाल दीजिए, आई विल आंसर इट। नेक्स्ट, हम फॉर्म फिल कर रहे थे और अब हम आ जाते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे अभी के लिए जनरल फिल कर देता हूँ ताकि मुझे और कोई डिटेल ना डालनी पड़े। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी येस या नो फिल कर सकते हो। नो फिल करोगे तो आगे कुछ नहीं भूलेगा। अगर येस पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना होगा। नाउ प्लीज़ अंडरस्टैंड यार, आप अपनी मर्जी से नहीं मान सकते कि आप पीडब्ल्यूडी हो। जैसे ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो ऐसा नहीं कि मुझे लगता है कि यार मैं काफ़ी गरीब हूँ, मैं ईडब्ल्यूएस में आता हूँ, नहीं लगता नहीं। यू नीड अ सर्टिफिकेट दैट सेज दैट यू बिलोंग टू ईडब्ल्यूएस। सेम फॉर एनसीओबीसी। लगता है मुझे मैं एनसीओबीसी में आता हूँ, नहीं चलेगा। तो फॉर व्हेन वी टॉक अबाउट पीडब्ल्यूडी, यू हैव टू बी श्योर कि क्या आपकी जो डिसेबिलिटी वो मेजरेबल है। अब सारी डिसेबिलिटीज़ मेजरेबल नहीं होती, बट अगर आपकी डिसेबिलिटी मेजरेबल है तो आपको उसकी परसेंटेज डालनी पड़ेगी। अगर 50% 40% से ऊपर है तभी वो आपको रिजर्वेशन बेनिफिट मिलेगा। अगर वो 30% है तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, अब ये परसेंटेज कैसे पता लगेगी, ये आप डिसाइड नहीं करोगे, ये जो स्पेशलिस्ट है वो बताएगा। तो डिपेंडिंग ऑन योर डिसेबिलिटी, जो स्पेशलिस्ट है, इट शुड बी अ गवर्नमेंट, शुड बी फ्रॉम अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल।
तो अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आप राम मनोहर लोहिया जा सकते हो, सफदरजंग एम्स जा सकते हो। तो जहाँ भी आप रहते हो सरकारी अस्पताल के एक डॉक्टर से अपना एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाइए, ठीक है। डॉक्टर बताएगा कि आपकी डिसेबिलिटी मेजरेबल है कि नहीं है। तो डॉक्टर का डिसीजन होता है कि डिसेबिलिटी मेजरेबल है कि नहीं, और मेजरेबल है तो इसकी परसेंटेज क्या है। अगर मैं नो कर दूंगा तो ये परसेंटेज नहीं मांगेगा, सिर्फ PWD UDID नंबर मांगेगा, वो भी मैंडेटरी नहीं होता। अगर आपके पास UDID कार्ड नहीं है तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप बनवा लीजिए, आगे काम आएगा। PWD कैटेगरी आपके पास यहाँ पे 6 कैटेगरीज हैं। ब्लाइंड एंड लो, ब्लाइंडनेस एंड लो विजन। तो अगेन ब्लाइंडनेस मीन्स मतलब एकदम ही नहीं दिखता। लो विजन इज अगेन इट कैन बी मेजर्ड 60, 50, 40%। सेम डेफ, बिल्कुल सुनाई नहीं देता। हार्ड ऑफ हियरिंग मतलब पूरा सुनाई नहीं देता। देन देर इज अ लिस्ट ऑफ लोकोमोटर डिसेबिलिटीज जिनमें एसिड अटैक विक्टिम्स भी हैं। लास्ट टू लास्ट ईयर आई हैड अ स्टूडेंट हु वाज एन एसिड अटैक विक्टिम। तो काफ़ी सारे एसिड अटैक विक्टिम्स को या काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि मेरी जो डिजीज़ है वो लिस्ट ऑफ डिजीजेज में आती है। तो अगर आपके आसपास कोई ऐसा स्टूडेंट है तो प्लीज़ लेट दैट स्टूडेंट नो, लेट दैट पर्सन, मेक हिम अवेयर कि उसको ये वाली कैटेगरी फिल करनी है ताकि उसको बेनिफिट मिल सके। कितना फ़ायदा मिलता है PWD कैटेगरी होने का, एक एग्जांपल के थ्रू बता पाऊंगा शायद। IIM अहमदाबाद में अगर एक जनरल कैटेगरी को 99 परसेंटाइल चाहिए कॉल के लिए या कन्वर्ट करने के लिए, तो PWD कैटेगरी स्टूडेंट को 70-75 परसेंटाइल पे भी कन्वर्ट कर लेते हैं। दैट इज़ द डिफरेंस दैट इट मेक्स। डी में ऑटिज्म और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ आती है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आती है, जैसे तारे ज़मीं पे आपने देखी होगी। ई बोलता है मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ अमंग पीपल फ्रॉम A to D। मल्टीपल का क्या मतलब हो गया, ABCD में आपको डिसेबिलिटीज़ दी हैं, इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है ना। हो सकता है किसी को लो विजन और साथ में हार्ड ऑफ हियरिंग भी हो सकता है किसी कोई ड्वार्फिज्म का पेशेंट हो और साथ में उसको ब्लाइंडनेस भी हो। तो ये दिस इज ई। एफ बेसिकली ये जो आपका RPWD एक्ट ऑफ 2016 है, इसको अगर आप रेफर करोगे तो उसमें कुछ और डिजीजेस दे रखी हैं। अब अगेन मुझे भी उनकी डिटेल्स नहीं पता, वो आपको खुद से जाके चेक करनी पड़ेंगी। सो आप कोई एक कैटेगरी चूज करोगे, अभी के लिए मैं ए चूज कर लेता हूँ। फर्दर ये आपसे पूछता है कि डू यू रिक्वायर व्हील चेयर सपोर्टेड टेस्ट सेंटर। मतलब अगर आप येस क्लिक करते हो तो कैट आपके लिए अरेंज करता है जो व्हील चेयर है, बट वो व्हील चेयर बहुत ज़्यादा बेसिक होती है, कभी कभी बहुत अच्छी कंडीशन में भी नहीं होती। तो जितने भी अदरवाइज PWD स्टूडेंट्स होते हैं वो मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है, इट इज़ बेटर कि आप यहाँ पे नो क्लिक करो और अपनी व्हील चेयर लेके जाओ, क्योंकि आप अपनी व्हील चेयर में फेमिलियर भी हो। एक नए सेंटर पे एक नई चेयर में बैठे होगे आप, यू वोंट फील दैट कंफर्टेबल। तो मेक श्योर दैट यू कैरी योर ओन व्हील चेयर। वुड यू बी यूजिंग अ स्क्राइब। स्क्राइब क्या होता है, अगर आपको कुछ विजुअल डिसऑर्डर है और आप खुद से नहीं देख सकते और आपको चाहिए कि कोई राइटर चाहिए, मुझे स्क्राइब चाहिए जो मेरे बिहाफ पे टेस्ट में आंसर मार्क करेगा, तो आपके पास कैट आपको अनुमति देता है कि अपना स्क्राइब लेके आ सकते हो। इस स्क्राइब की कोई कंडीशन नहीं होती, मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि कम से कम इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए या वो खुद MBA नहीं होना चाहिए। एनी पर्सन एट ऑल कैन बी योर स्क्राइब। तो लास्ट ईयर जिसकी कैट में 100% आई थी, क्या वो मेरा स्क्राइब हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको कैट की वेबसाइट पे जाके एक फॉर्म डाउनलोड करना होगा, स्क्राइब एफिडेविट, ठीक है। इसका प्रिंट आउट लेना होगा, इसको फिल करना होगा और इसको कैट वाले दिन अपने साथ लेके जाना होगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये फॉर्म नहीं हुआ तो आपके स्क्राइब को वो अंदर नहीं जाने देंगे। दिस हैज़ हैपेंड विद वन ऑफ माई स्टूडेंट्स। तो मेक श्योर कि ये स्क्राइब एफिडेविट पूरा फिल करके आपका जिस दिन एग्ज़ाम हो आप अपने साथ ये सर्टिफिकेट फिल करके लेके जाएं, प्लस स्क्राइब की एक फ़ोटो और स्क्राइब की एक ID प्रूफ चाहिए होगा। अब अगर आप बोलोगे कि सर ये आपने भी क्या बोला कि लास्ट ईयर का जो कैट का 100% है, क्या वो भी मेरा स्क्राइब हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। बट सर ये तो आपने हिंट दे दी हमको बहुत तगड़ी। आपको मज़े की बात बताता हूँ, देर आर सर्टन एंट्रेंस एग्जाम्स जहाँ पे PWD कैटेगरी की जो कट ऑफ होती है वो जनरल कैटेगरी से ज़्यादा होती है। इमेजिन करो एक एग्जाम जहाँ पे जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है 97%, PWD की है 99.5%। ऐसा कैसे हो गया सर? PWD की इतनी ज़्यादा है, सारे PWD स्टूडेंट्स स्कॉलर स्टूडेंट्स थे। सो दिस इज़ व्हाट हैपन, दिस इज़ द वे इट वर्क्स। बहुत सारे ऐसे एंट्रेंस एग्जाम है गवर्नमेंट लेवल पे स्पेशली, जहाँ पे जो PWD स्टूडेंट्स है वो क्या करते हैं, दे फाइंड द बेस्ट पॉसिबल पर्सन फॉर दैट एग्जाम। मतलब इमेजिन करो एक बंदा जिसकी लास्ट ईयर जिसने वो एग्ज़ाम टॉप किया था, या कोई टीचर, कोई एजुकेटर जो वो सारे सब्जेक्ट पढ़ाता है, और वो उसको अपना स्क्राइब लेके चले जाते हैं। और अब ये बंदा, अब आइडली स्क्राइब को क्या करना चाहिए, आइडली स्क्राइब का काम होता है कि जो ये इस कैंडिडेट को मैं क्वेश्चन पढ़ के बताऊं, ये सॉल्व करेगा और मैं इसके बिहाफ पे आंसर एंटर कर दूंगा, मैं वहाँ पे क्लिक कर दूंगा जो ये बोलेगा। बट प्रैक्टिकली क्या होता है कि वो जो स्क्राइब होता है असल में वो पेपर कर रहा होता है इसके बिहाफ पे, और इसीलिए कट ऑफ इतनी ज़्यादा, क्योंकि सारे एक से एक तेज़ दिमाग वहाँ पे आ जाते हैं सॉल्व करने। तो खैर अभी के लिए मैं इसको PWD को नो कर रहा हूँ ताकि मुझे आगे जाने दे।
ऑल राइट, वी देन कम टू कम्युनिकेशन एड्रेस। एक बार देख लेते हैं कि कुछ पीडब्ल्यूडी को लेके मुझे कुछ बताना है, अगर आपको कुछ क्वेरीज हैं तो। जैसा एक तो मैंने बताया कि ये परसेंटेज आप डिटरमिन नहीं करोगे, ये परसेंटेज एक सर्टिफाइड सरकारी हॉस्पिटल का डॉक्टर बताएगा कितनी है। यूडीआईडी कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो बनवा लीजिए। आप डिपेंडिंग ऑन योर डिसेबिलिटी आप व्हीलचेयर के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो, स्क्राइब के लिए भी कर सकते हो, बट हाँ स्क्राइब कैट प्रोवाइड नहीं करता, आपको खुद से अपना स्क्राइब लेके आना होता है विद ड्यूली फिल्ड स्क्राइब सर्टिफिकेट, फोटो एंड आईडी प्रूफ ऑफ द स्क्राइब। ओके, कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं वो हमने देख ली, कुछ क्वेरीज देख लेते हैं। आई हैड 2 क्वेरीज रिगार्डिंग पीडब्ल्यूडी। रजिस्ट्रेशन नंबर क्या होता है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में जो डालना है? क्या जो मेरा कैट का रजिस्ट्रेशन नंबर है वही होता है? नहीं, ये कैट वाला रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, ये आपके डिसेबिलिटी वाला रजिस्ट्रेशन नंबर है जो आपके डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पे है। इफ़ वी गेट अ सर्टिफिकेट विद हायर परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी लेटर व्हेन यूडीआईडी कार्ड इज इशूड, और मैंने अभी परसेंटेज कम मेंशन करी है तो क्या प्रॉब्लम होगी? नहीं, आपके यूडीआईडी कार्ड की परसेंटेज नहीं देखी जाएगी, जो आपकी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का परसेंटेज है उसको माना जाएगा, दैट परसेंटेज विल बी कंसिडर्ड। क्या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को एक्स्ट्रा टाइम मिलता है कैट में? कितना मिलता है, क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं? तो पीडब्ल्यूडी को लेके कैट का ये रूल है दैट स्टूडेंट्स गेट 20 मिनट्स पर आवर ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम। पर आवर का क्या मतलब हो गया? 1 घंटे के लिए 20 मिनट। तो कैट कितनी देर का एग्जाम है? 2 घंटे का। तो कितना टाइम मिलेगा? 40 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। कैसे? दीज 40 मिनट्स आर डिवाइडेड इन 3 इक्वल पैचेस, तो 13 मिनट 20 सेकेंड्स एक्स्ट्रा मिलते हैं हर सेक्शन के लिए पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स को। इसके अलावा क्या एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ मिलती हैं? तो दीज आर दी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ दैट यू कैन हैव। आप अबैकस हेयरिंग एड यूज़ कर सकते हो, मतलब आपको हेयरिंग एड खुद से लेके जाने होते हैं। व्हील चेयर वो भी प्रोवाइड करते हैं, अपनी भी ले जा सकते हो। स्क्रीन पे आपकी मैग्नीफाइंग स्क्रीन होती है जिससे आप जूम इन कर सकते हो अच्छे से। और विजुअली इम्पेयर्ड या लोकोमोटर डिसेबिलिटी स्टूडेंट्स के लिए स्क्राइब भी आप लेके जा सकते हो। जैसा मैंने बताया स्क्राइब का कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं होता, बट आपको स्क्राइब एफिडेविट फॉर्म अलॉन्ग विद आईडी प्रूफ और फोटो लेके जानी पड़ती है। अगेन आपको पहले से अभी बताना पड़ेगा कि आप लेटर स्टेज पे स्क्राइब लेके जाओगे या नहीं। जो हम फॉर्म फिल कर रहे थे उसमें स्क्राइब के लिए येस और नो था। क्या पीडब्ल्यूडी स्टेटस से कोई फ़ायदा होता है सिलेक्शन प्रोसेस में? मैसिवली, मैसिवली। मतलब अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो और आपने अगर 80 परसेंटाइल स्कोर कर लिया, मतलब यू आर सो डेफिनेटली गोइंग टू अ टॉप आई एम। इज देयर एनी मेडिकल वेरिफिकेशन फ्रॉम द हॉस्पिटल फॉर द पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट एट द इंटरव्यू? नहीं, बी स्कूल आपकी डिसेबिलिटी की कोई चेकिंग नहीं करता। बी स्कूल कोई वेरिफिकेशन नहीं करता कि क्या आपको असल में वो बीमारी है और आपकी किस परसेंटेज की बीमारी है। वो सिर्फ आपका पीडब्ल्यूडी वैलिड पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट देखते हैं, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट कम्युनिकेशन एड्रेस पे आ जाते हैं। आपको अलग अलग लाइन दे रखी हैं। अब आपको ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी लाइन भरनी है, मतलब आप अगर आपका एड्रेस कम में आ रहा है तो कम में भर दो। हाँ, सब कुछ हौच पौच मत कर दो। जैसे मैं एक रैंडम यहाँ पे डाल रहा हूँ R2 रोहिणी ईस्ट, ठीक है, R2 रोहिणी ईस्ट। ओके, बस ठीक है, मेरा 2 लाइन में आ गया, मेरे को और नहीं डालना, ठीक है। कंट्री, ऑफ कोर्स कंट्री तो इंडिया ही रहेगी। आई एम एज्यूमिंग कि सब इंडियन ही होंगे यहाँ पे। स्टेट, यूनियन टेरिटरी यू कैन फिल जो भी आपकी है, जैसे मैंने दिल्ली डाल दी। अब डिस्ट्रिक्ट में ना काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है, स्पेशली दिल्ली वाले। काफ़ी बार आप एक्चुअली में जो डिस्ट्रिक्ट आपको लगता है आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो होती नहीं है। काफ़ी लोगों को लगता है, जैसे अब मान लो कोई ईस्ट पटेल नगर में कोई रहता है, उससे पूछो कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, उसको लाइकली वो बोलेगा कि मैं वेस्ट दिल्ली में रहता हूँ। और सच बात है, जनरली ईस्ट पटेल नगर वेस्ट दिल्ली में ही आता है, बट एक्चुअली में टेक्निकली वो सेंट्रल दिल्ली में आता है। बट डोंट वरी, अगर आपने गलत डिस्ट्रिक्ट भी फिल कर दिया, जैसे यहाँ पे मान लो रोहिणी असल में कहाँ पे आता है, इवन आई एम नॉट वेरी श्योर, बट जहाँ भी आता है अगर मैंने गलत भी डाल दी तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। टाउन सिटी आपको खुद से फिल करनी होती है, जैसे मैं यहाँ पे न्यू दिल्ली लिख देता हूँ। और पिन कोड गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी जो मैं पिन कोड डाल रहा हूँ, मुझे रोहिणी का पिन कोड नहीं पता तो मैं कुछ भी डाल रहा हूँ, बट मेक श्योर आप सही पिन कोड डालना। ईमेल आईडी, अगेन आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन से ऑटो फिल कर लेगा, आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्टरनेट ईमेल आईडी अच्छी बात है अगर आप डाल दो। काफ़ी बार क्या होता है कि आपका जो ओरिजिनल ईमेल आईडी था, फॉर वट एवर रीज़न, भगवान जाने जो भी हुआ वो ईमेल आईडी को कोई दिक्कत हो गई, तो एक ऑल्टरनेट ईमेल आईडी इज़, देयर इज़ नो हार्म इन पुटिंग वन। मैं खाली छोड़ रहा हूँ अभी के लिए क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है, बट आप डाल देना। अब क्या आपका परमानेंट एड्रेस सेम है एज द अबव एड्रेस? अगर आप बोलते हो कि हाँ भाई मेरा तो परमानेंट एड्रेस टेम्परेरी एड्रेस सब सेम है, तो आप यहाँ पे येस कर दो। आपको नीचे कुछ फिल ही नहीं करना पड़ेगा। वो कह रहा है कि जो आपने ऊपर फिल किया था वो नीचे ऑटो फिल हो जाएगा। हाउएवर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये होता है कि भाई हम अभी कहीं और रहते हैं बट परमानेंट एड्रेस कहीं और का है।
इन दैट केस आप यहाँ पे नो फिल करना और परमानेंट एड्रेस अलग से फिल कर लो। तो जहाँ आप अभी रहते हो वो आप कम्युनिकेशन एड्रेस में डाल दो, और जो आपका असल में जो आपका घर है वो आपका परमानेंट एड्रेस हो गया। दोनों सेम है तो यहाँ पे यस क्लिक कर दो, अपने आप फिल हो जाएगा। डोंट, आप इसकी चिंता मत करना कि आई एम से इंपॉर्टेंट लेटर आएगा और वो मिस हो जाएगा। आई एम आपको कोई फिजिकल लेटर नहीं भेजता, सारी की सारी कम्युनिकेशन ईमेल आईडी पे होती है, तो आपका फिजिकल एड्रेस की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। लास्ट में अपना इमरजेंसी मोबाइल नंबर डाल दीजिए, मैंडेटरी है डालना। इमरजेंसी मोबाइल नंबर का सिर्फ तब यूज़ होगा अगर सेंटर पे आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई आपके साथ, तो उनके पास आपका मोबाइल नंबर तो है, बट आपको कॉल कर रहे हो और आप ही मेडिकल इमरजेंसी में हो, आप ही लेटे पड़े हो, तो आपको कॉल करके क्या करेंगे। तो यू शुड पुट इन एन इमरजेंसी मोबाइल नंबर, और किसी ऐसे बंदे का डालना जो फ़ोन उठाए ज़रूरत पड़ने पे। मेरे जैसे का मत डाल देना जो फ़ोन साइलेंट पे रखता है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे अगर अभी असल नंबर नहीं है मेरे पापा का, कहीं कॉल करके पूछो कि अरे आप लोकेश शर्मा के पापा बोल रहे हो, तो रिलेशनशिप विद द कैंडिडेट मतलब आपके साथ उनका क्या रिलेशन है, तो यहाँ पे फादर आएगा, सन नहीं आएगा। यहाँ पे अगर आपने सन डाल दिया मतलब आपने अपने बेटे का नंबर डाला है, आपने पापा का नंबर डाला है तो फादर आएगा। ऑल राइट, इसको लेके किसी की कोई क्वेरीज हैं तो वो भी देख लेते हैं। कम्युनिकेशन एड्रेस लाइक आई सेड कि ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे के सारे लाइन 1 2 3 यूज़ करनी है। अगर आपका एक लाइन में आ गया, एक में आ गया, बट क्रैम मत करिएगा सब कुछ, ठीक है। गलत डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, पिन कोड कोशिश करेगा सही डाले। ईमेल एड्रेस फ़ोन ऑटो फिल हो जाएगा। सर एड्रेस फिल करने में आधार आईडी का ही एड्रेस डाले, करंट एड्रेस का डाले। आई एम लिविंग इन अनदर सिटी बट प्लानिंग एग्जाम, बट आफ्टर एग्जाम आई विल गो। आप कोई भी एड्रेस डाल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके फिजिकल एड्रेस का कोई लेना देना नहीं है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको अपना आधार वाला एड्रेस ही डालना है, ठीक है। डज माई एड्रेस अफेक्ट द चांसेस ऑफ गेटिंग द डिजायर्ड टेस्ट सिटी? एब्सोल्युटली नॉट। आप में से कुछ लोगों को ये गलत फहमी है कि अगर मैं दिल्ली डालता हूँ अपने एड्रेस में, अगर मैं जयपुर डालता हूँ तो मुझे मेरी सिटी का टेस्ट सेंटर मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ओके, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट लाइक आई सेड डाल दीजिए किसी का। लास्ट वाले पार्ट पे आ जाते हैं विच इज़ डॉक्यूमेंट अपलोड, ठीक है। यहाँ पे भी गलती का स्कोप रहता है। अब यहाँ पे पहले तो लिखा है कि स्कैनिंग ऑफ अ फोटोग्राफ सिग्नेचर एंड वैलिड सर्टिफिकेट शुड बी डन यूजिंग अ स्कैनर ओनली, प्लीज डू नॉट यूज़ अ मोबाइल फ़ोन। एब्सोल्युटली यूज़ अ मोबाइल फ़ोन। मोबाइल, मेरे सारे स्टूडेंट मोबाइल फ़ोन से ही फ़ोटो खींचते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बोलते हैं इनको बोलने दो। एक्चुअली में हुआ क्या था यार, इसको समझो कि कैट का फॉर्म तो बहुत सालों से ऑनलाइन भरा जा रहा है। होता क्या था कि पहले मोबाइल फ़ोन उतने अच्छे नहीं होते थे कि एक साफ क्लियर फ़ोटो आ सके, ठीक है। बट आज की डेट में मोबाइल फ़ोन बहुत साफ फ़ोटो खींचते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो कौन कौन से सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आपने पीडब्ल्यूडी में येस किया था, मैंने नो किया था तो मुझे नहीं मांग रहा वो। अगर आपने ईडब्ल्यूएस, एनसीओबीसी, एससी एसटी फिल की थी कैटेगरी, तो भी आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट फिल करना है। अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट अभी नहीं है तो जैसा मैंने बताया था आपको 3 पिक्चर्स को कंबाइन करके पीडीएफ बनानी है और वो अपलोड करनी है। बट अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, जैसे मैंने यहाँ पे जनरल पिक किया, तो मुझे यहाँ पे ये कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा। मुझे ये बोल रहा है कि भाई तू बस अपनी फ़ोटो दे दे और तू अपनी सिग्नेचर दे दे। तो अगर आप एक जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हो और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट नहीं हो, तो आपको सिर्फ 2 चीज़ें अपलोड करनी है, अपना अपनी अपने सुंदर से चेहरे की फ़ोटो और अपने सिग्नेचर की फ़ोटो। अब वो कैसे करनी है, देखो। सबसे पहले तो यहाँ पे क्लिक हेयर दिखा रहा है ना, यहाँ पे क्लिक कर देना तो पता लग जाएगा कि कैसी फ़ोटो होनी चाहिए आपकी। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपकी फ़ोटो में आपका चेहरा आए, आपकी गर्दन आए और थोड़े शोल्डर आए आपके, ठीक है। अब वैसे तो बताने की बात नहीं है, खुद ही ये डूज एंड डोंट्स दिखा रहा है यार। शॉर्ट में अगर आपको बताऊँ ना, एक सीधी फ़ोटो जहाँ पे आप कैमरे में देख रहे हो, दैट्स इट, दैट्स ऑल यू नीड। अब सर स्माइल करें या ना करें आपकी मर्ज़ी, दांत फाड़ के मत हंसना। पासपोर्ट में याद रखो, पासपोर्ट में स्माइलिंग फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। कल को आप लोग पासपोर्ट बनाओगे, पासपोर्ट में ये रूल है कि यू शुड नॉट हैव अ स्माइलिंग फ़ोटो, आपकी नॉर्मल फ़ोटो होनी चाहिए, ठीक है। ओके, लाइटिंग क्लियर होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि इधर उधर देख रहे हो, कहीं पे निशाने, कहीं पे निगाहें। लाइटिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए कि पोलरेड आ जाए, आपकी जुल्फ़ें चेहरे के सामने नहीं आ रही, फ़ोटो साफ दिख रही है। चश्मा पहन सकते हो अगर आप चश्मा पहनते हो, जैसे मैं स्पेक्टिकल्स पहनता हूँ, यू कैन वेयर स्पेक्टिकल्स, बट आंखें दिखनी चाहिए। गॉगल्स नहीं पहनने हैं आपको। फ़ोटो ऐसी होनी चाहिए कि पूरी की पूरी मतलब आपका फेस पूरी फ़ोटो को कवर करे, यहाँ वहाँ नहीं देखना होता। बेसिक चीज़ें, साइड शॉट नहीं देखना, साइड शॉट नहीं देना, सीधा सामने वाली ऐसे करके टेढ़ा करके नहीं देखना। अब ये फ़ोटो सर मोबाइल से खींचेंगे तो कैसे होगा, आप बताओ। मोबाइल से फ़ोटो खींच के किस तरीके से हो पाएगा, मैं आपको एकदम दिखा देता हूँ। सो इसके लिए मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ जो अभी अभी मैंने इस क्लास के लिए ही खींची थी। इनफैक्ट आप फ़ोटो देखोगे तो देख के समझ भी जाओगे कि अरे सर ये तो बिल्कुल आप ऐसे ही दिख रहे हो, माँ कसम। जैसे ये देखो, अभी जो मेरा कंघी भी उतनी आई थिंक हुई है जितनी हुई थी। सो मैंने ये अभी अपनी मम्मी से बोल के खिंचवाई है, तो आप देख रहे हो सीधा सीधा मैं सामने देख रहा हूँ। अब
ये बोलते हैं कि वाइट दीवार के वाइट बैकग्राउंड के अगेंस्ट होना चाहिए। वाइट ज़रूरी नहीं है, कोई भी प्लेन डार्क नहीं होना चाहिए, कोई भी लाइट कलर, जैसे ये मेरे घर की येलो दीवारें हैं, लाइट येलो, आप इसके अगेंस्ट खिंचवा लो। कोई भी लाइट कलर की दीवार है उसके सामने खड़े हो जाओ और फोटो खिंचवा लो। तो ये फोटो मैंने अभी अभी ताज़ा तरीन क्लास से पहले खींची थी। अब प्रॉब्लम आपको इसमें क्या आएगी कि सर साइज़, मेरी फ़ोटो का साइज़ एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो आप जब यहाँ पे जाओगे तो देखोगे कि ये एक सर्टन साइज़ की फ़ोटो को एक्सेप्ट करता है। जैसे ये देखो, मैं अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो को अपलोड करता हूँ, यहाँ पे दिखा रहा है ड्रॉप फाइल्स। अच्छा, जो फ़ोटो है वो जेपीईजी या जेपीजी फॉर्मेट की होनी चाहिए और 1 एमबी से बड़ी नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये तो सैप पे आ गया, मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँगा। वाईटी, तो वाईटी में कैट फॉर्म फिलिंग, ये देखो। अब जैसे ये फ़ोटो मैं अपलोड करने की कोशिश करता हूँ अगर, तो ये मैंने फ़ोटो अपलोड करी। अरे तेरी, ये क्या हो गया? कहाँ भैया, लॉग आउट काहे कर दिया? बहुत देर से लॉगिन था क्या मैं? चलो, ऐसा भी होता है, काफ़ी देर अगर आप लॉगिन रहो तो उसको होता है कि इतनी देर में नहीं भर पाया तो तू क्या करेगा, छोड़ रहने दे, और ये लॉग आउट कर देता है। कोई नहीं, घबराना नहीं होता। दोबारा से एप्लीकेशन फॉर्म पे जाएंगे। अब मैंने अपने पिछले वाले चेंजेस सेव नहीं किए थे, राइट? अब क्योंकि मैंने वो सेव नहीं किए थे तो ये सारे के सारे चेंजेस भूल गया होगा, ये दोबारा से मेरे को सब कुछ भरने को बोलेगा। इट्स ओके, वो मैं बाद में भर दूंगा। अभी के लिए मैं आपको फ़ोटो अपलोड करके दिखा रहा था, तो हेयर आई गो, यहाँ पे मैं गया, ड्रॉप फाइल्स पे गया, मैंने फ़ोटो सेलेक्ट करी। अब प्रॉब्लम ये है कि ये बोलेगा कि नहीं यार, आपकी फ़ाइल जो है वो 1 एमबी से ज़्यादा एक्सीड कर रहा है साइज़, ये नहीं चलेगा। तो आप भी अपने फ़ोन से फ़ोटो खींचोगे तो आपका भी अगर अच्छा फ़ोन है तो 2-2.5 एमबी की फ़ोटो होगी। तो उसको क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको फ़ोटो को खुद को मेल करो, अपने कंप्यूटर पे ले आओ, और इसको छोटा करने का बहुत सिंपल तरीका है। राइट क्लिक किया, ओपन विद पेंट कर लो। ये देखो, मैंने ओपन विद पेंट कर लिया। अब जब आप पेंट पे ओपन करते हो ना तो आपको यहाँ पे रीसाइज़ का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है? ये मेरी बड़ी सी फ़ोटो है, तो इसको कट, कॉपी, रूलर, ग्राइंडर, फुल स्क्रीन कहाँ गया यार? नॉर्मली तो होता था। रीसाइज़ का ऑप्शन ये रहा, रीसाइज़। अरे ऊपर से हटा दिया, ये देख रहे हो बना हुआ है, इस पे क्लिक करो। अब ये 100 है ना, इसको 50 कर दो। एक को 50 करोगे, दूसरा अपने आप हो जाएगा। ये लो, तो ये 50 हो गया। अब बस क्या करो, एक तो इतना ज़्यादा मुझे दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है, ये कंधे ही तक चाहिए तो यहाँ तक चलेगा, ठीक है? तो मैंने इसको थोड़ा छोटा कर दिया। अब बस कुछ नहीं करना, मैं इसको कट किया, सेव हो गया, अपने आप इसका साइज़ कम हो गया होगा। तो पहले इसका साइज़ 1 एमबी से ऊपर आ रहा था ना, अब इसका साइज़ अगर देखूँ क्लिक करके, दिखा रहा है क्या ऐसे ही? चलो राइट क्लिक करके देख लेते हैं। तो पहले इसका 1 एमबी से ऊपर था, अपलोड नहीं कर रहा था, अब देखो 325 केबी हो गया। अगर आप बोलो कि सर लेट्स से मैंने ऐसे 50 कर दिया, उसके बाद भी ये 1 एमबी से ऊपर है, तो एक और कम कर दो, दोबारा जाके उसको 50 या 60-70 कर दो। तो इस तरीके से आप पेंट पे जाइए और फोटो को तब तक छोटा करते रहो, तब तक उसको रीसाइज करते रहो, जब तक वो 1 एमबी से कम ना हो जाए। अब ये 1 एमबी से कम हो गई थी ना, अब देखो ये कैसे अच्छे बच्चे की तरह एक्सेप्ट कर लेगा। ये लो, ठीक है, कर लिया एक्सेप्ट इसने, ये टिक कर दिया, क्लोज कर दो। इसी तरीके से सिग्नेचर अपलोड करना है आपको। सिग्नेचर कैसे अपलोड करोगे? अगेन, अपने सिग्नेचर की फ़ोटो खींचो, फ़ोटो खींच के उसको अपने डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे, जिसमें भी आप फिल कर रहे हो वहाँ पे ले आओ। अगर फ़ोटो का साइज़ बड़ा हो तो जैसे अभी हमने रीसाइज़ किया पिक्चर को, उसी तरीके से साइन को भी रीसाइज़ कर लो। अब ये मैंने पहले से रीसाइज़ कर लिया था, मैंने कहा इसमें क्या ज़्यादा टाइम लगाएं, तो इसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, क्लोज़। अब जब आप सेव एंड नेक्स्ट करने जाओगे, वैसे तो मेरे को करने नहीं देगा क्योंकि ये बोलेगा कि भाई तूने पीछे की डिटेल नहीं भरी, तो मैं एक बार जल्दी से पीछे की डिटेल भर देता हूँ। तो जल्दी जल्दी बस भरेंगे। ठीक, ओके। डेट ऑफ बर्थ वगैरह वही है, जेंडर मेल फिल कर दिया, कैटेगरी जनरल फिल कर दी, पीडब्ल्यूडी में नो कर दिया। R1 रोहिणी वेस्ट, कंट्री मैंने सेलेक्ट कर ली इंडिया, सिटी सेलेक्ट कर ली दिल्ली, स्टेट यूनियन टेरिटरी, ये मैं अभी के लिए नॉर्थ वेस्ट दिल्ली डाल देता हूँ, टाउन में न्यू दिल्ली डाल देते हैं। पिन कोड 11000345, मुझे पता नहीं है वैसे पिन कोड। ऑल्टरनेट वगैरह नहीं डालते, ये दिखा देते हैं कि सेम है। ओके, ऑल गुड, ये सब नहीं डालते, ओके। अब देखो, अब जब मैं सेव करने के लिए बोलूँगा तो अच्छा, नेशनैलिटी नहीं सेलेक्ट की मैंने, सॉरी, कहाँ गई कंट्री? अच्छा, अपनी नेशनैलिटी नहीं सेलेक्ट करी, ओके। नेशनैलिटी इंडियन। अब ठीक है, तो अगर कुछ भी आप मिस करोगे ना, कुछ भी आपसे छूट गया होगा तो ये याद दिलाएगा आपको।
जैसे इमरजेंसी मोबाइल नंबर है, कह रहा है कि नहीं बेटा डालना पड़ेगा तेरे को, हम ऐसे नहीं, कल को तू वहाँ पे तेरे को हार्ट अटैक आ गया तो हम किसको ढूंढते फिरेंगे। तो जो जो चीज़ें मिसिंग हैं वो चीज़ें, अब ये देखो एक चीज़ क्या बोल रहा है, व्यू। अब ये अच्छी चीज़ ऐड करी है आई वुड से इन्होंने अब की बार, कि ये आपको फोर्स कर रहा है कि आपको व्यू करना पड़ेगा। इन्होंने एक ये लगा दिया कि फ़ोटो अपलोड करना काफ़ी नहीं, काफ़ी बार लोग क्या करते हैं, गलत फ़ोटो अपलोड कर देते हैं। मतलब कंप्यूटर पे आपने अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर की फ़ोटो रखी थी, अपलोड करते हुए आपने अपनी गर्लफ्रेंड की फ़ोटो डाल दी, या अपलोड करते हुए आपने अपने कमरे की फ़ोटो डाल दी, तो दिस एक्चुअली हैपन्स। तो इन्होंने अब की बार क्या कर दिया, फ़ोटो को अपलोड करने के बाद व्यू पे क्लिक करो, कन्फर्म करो ये फ़ोटो है, सही है, ठीक है, आप खुश हो, आपको लग रहा है कि ये फ़ोटो बढ़िया है, ओके। इसी तरीके से सिग्नेचर व्यू करो, देखो सब सही है, बढ़िया, सेव एंड नेक्स्ट कर दो, सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, डेटा सेव्ड, सब सेव हो गया, ऑटोमेटिकली आप नेक्स्ट वाले टैब पे आ गए एकेडमिक्स पे, ठीक है। एक बार जल्दी से देख लेता हूँ कि इसको लेके कोई क्वेरी है क्या हमारे पास। तो डॉक्यूमेंट अपलोड, लाइक आई सेड, लास्ट स्टेप फॉर दिस टैब, अगर आप एक जनरल नॉन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो, सिर्फ दो चीज़ें अपलोड करनी है, फोटो और सिग्नेचर, ओके। इज इट नेसेसरी टू सेल्फ अटैच द डॉक्यूमेंट्स बिफोर अपलोडिंग? नो। अगर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की फोटो डाल रहे हो, और आप में से ज़्यादातर लोग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की फोटोग्राफ डालोगे, कोई अब अटेस्टेशन की जरूरत नहीं है। अटेस्ट करना होता है सिर्फ फोटो कॉपी को। अगर आपके पास ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, ओरिजिनल पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट नहीं है, आपके पास फोटो कॉपी है, तो उसको अटेस्ट करना होता है, ओरिजिनल को अटेस्ट करने की जरूरत नहीं है, खराब हो जाएगा ओरिजिनल ऐसे तो। जो पासपोर्ट आपकी पिक्चर होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, इट शुड बी वाइट और वेरी लाइट कलर बैकग्राउंड वॉल, ठीक है भाई। कोई एक्सेसरीज नहीं पहननी है आपको, ज्वेलरी, गॉगल्स, कैप, कुछ झुमकी वगैरह अवॉइड करो। स्ट्रेट फेस, कैमरा में देखो, चाहो तो स्माइल करो, चाहे तो ना करो। आपकी शक्ल और नेक दिखनी चाहिए, और थोड़ा शोल्डर भी दिख जाए तो अच्छी बात है। जेपीईजी या जेपीजी फॉर्मेट होते हैं। अभी जो मैं फाइल सेव कर रहा था ना, जैसे फोटोग्राफ है, तो जब आप किसी भी फोटो को एडिट करके सेव करते हो, लेट्स से अगर आपके पास आपकी जो फोटो है किसी दूसरे फॉर्मेट में है, जैसे यहाँ पे जाते हैं, तो अब ओके, तो जैसे मान लो ये मेरे जहाँ मैं काम करता हूँ पूरे दिन उसकी फ़ोटो है। तो लेट्स से मैंने ये इस फ़ोटो का मैं फॉर्मेट चेंज करना चाहता हूँ, लेट्स से ये जेपीजी फॉर्मेट में नहीं है, तो अगेन आप इसको ओपन कर लो, पेंट में ओपन कर लो। जब आप इसको लास्ट में सेव करने की कोशिश करोगे रीसाइज़ करके, मैं एक बार दोबारा रीसाइज़ भी कर देता हूँ, रीसाइज़ पे क्लिक किया, लेट्स से मैंने 40 कर दिया, ठीक है, अपने आप छोटी हो गई है। अब जब मैं सेव करूँगा इसको, तो ये बोलेगा सेव एज़ कैसे करना है, तो आप यहाँ पे जेपीईजी क्लिक कर लेना। तो जेपीईजी क्लिक करोगे तो अपने आप इसको आप कोई भी नाम दे दो, जैसे मैं मैप नाम दे देता हूँ, और आप इसको सेव कर लो। तो दिस इज़ हाउ यू कैन चेंज द फॉर्मेट ऑफ द पिक्चर, ओके। ऑल राइट, फाइन। फिजिकल, आपसे वो डायमेंशंस वगैरह की चिंता नहीं करनी कि लेंथ कितनी है, ब्रेड्थ कितनी है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही आपको पिक्सल की वेरी करनी है। हाँ, 1 MB से ऊपर है तो रीसाइज करके छोटा कर लो। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो फोटो आप यहाँ पे अपलोड करोगे ना, यही फोटो, मतलब एग्जैक्टली यही फोटो का आपको प्रिंट आउट लेके जाना है। तो जो भी फोटो आप अभी यहाँ पे अपलोड करोगे, इसमें ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल है कि आप अपने घर के आसपास वाले जो भी फोटो स्टूडियो वाला होगा उसके पास जाना, उसको यही वाली फोटो देना और बोलना इसकी 10 कॉपी निकाल दे, पासपोर्ट साइज। एग्जैक्ट यही फोटो आपके एडमिट कार्ड पे आपको लगानी है। आपका एडमिट कार्ड नवंबर में आएगा, ये फोटो आप फोटो वाले से निकलवा लोगे, इसकी बहुत सारी कॉपीज, और फोटो को इसके ऊपर चिपका लोगे। कलर फोटो कॉपी होनी चाहिए कि ब्लैक एंड व्हाइट होनी चाहिए, आइदर इज फाइन। आप एक काम करो, आप सारी कलर ही निकलवा लो, क्योंकि एक आध ऐसे भी स्कूल हैं जो बोलते हैं कि कलर वाली फोटो कॉपी, हमको कलर वाला प्रिंट आउट चाहिए आपके एडमिट कार्ड का। तो आप एज ए जनरल रूल ये कर लो कि सारे एडमिट कार्ड की कलर कॉपी और सारी कलर्ड फोटो निकलवाऊंगा, ठीक है। वैसे कैट नहीं बोलता कि आपका एडमिट कार्ड कलर में होना चाहिए, कैट बोलता है कि एडमिट कार्ड आपका ब्लैक एंड वाइट भी चलेगा, बट जस्ट टू नॉट ऑक्यूपाई योर माइंड विद कि कहाँ पे कलर वाला प्रिंट आउट चाहिए, कहाँ पे ब्लैक एंड वाइट, आप सारी कलर्ड फोटोग्राफ और सारी कलर्ड प्रिंट आउट निकालना एडमिट कार्ड की, ठीक है। डूज एंड डोंट्स वाली फाइल देख लेना एक बार, जो मैंने आपको दिखाई दी है। आपकी पिक्चर नॉर्मल होनी चाहिए, कलरफुल कलरफुल रखो, कलरफुल नॉर्मल फोटोग्राफ, और आपको अपने फ़ोटो की तरह दिखना बहुत ज़रूरी है। कोई बोल रहा है कि मेरी फ़ोटोग्राफ का साइज़ बहुत बड़ा है और अलग फॉर्मेट में क्या करूं। मैंने बता दिया कि छोटा कैसे करना है और कैसे उसको जेपीईजी फॉर्मेट में लेके आना है। डू वी नीड आर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ ऑन द फोटोग्राफ फॉर कैट फॉर्म? नहीं। हाउ रीसेंट शुड माई फोटोग्राफ बी? कैन इट बी 9 months old? नाउ हियर इज एन इम्पॉर्टेंट फन फैक्ट आई टेल यू। आपकी फोटोग्राफ एक्चुअल में कितनी पुरानी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। कैट बोलता है कि 6 महीने पुरानी होनी चाहिए, बट ट्रूथ इज आपकी फोटोग्राफ कितनी भी पुरानी हो, 2 साल 3 साल पुरानी हो, तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, एज लॉन्ग एज यू लुक लाइक द फोटोग्राफ। दिस इज इंपॉर्टेंट, यू शुड लुक लाइक द पर्सन इन द फोटोग्राफ। अगर मान लो आपकी फ़ोटो 1 महीने पुरानी है, बट 1 महीने पहले तक आपकी बहुत बड़ी दाढ़ी हो रही थी, एग्जाम से 1 हफ्ता पहले आप शेव करा के चले गए। आपकी फोटोग्राफ सिर्फ 2 महीने पुरानी है, बट समहाउ आपने पता नहीं कौन सा कीटो या कौन सी ओजेम्पिन खाई, और 2 महीने में आपका वेट काफ़ी कम हो गया और अब आप लग ही नहीं रहे अपने जैसे। जैसे अगर आप आज के अदनान सामी को देखो और पहले से कंपेयर करो, या फिर
खुदा ना खास्ता आपका एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से आपका चेहरा थोड़ा अलग लगता है, इन एनी ऑफ दीज केसेस आपको कैट में जो बाहर जो खड़े होते हैं, जो चेक करते हैं आपकी, आप क्या आपकी फ़ोटो से आपकी शक्ल को, आपकी लाइव शक्ल को मैच करते हैं, वो एंटर नहीं करने देंगे। एक मज़ेदार इंसिडेंट हुआ था, मेरे गुरु हैं, उनको एक कैट देने के लिए वो गए थे, तो उनको अंदर नहीं जाने दिया फॉर द सिंपल रीज़न कि उनकी जो फ़ोटो थी, उस फ़ोटो में उनकी कोई दाढ़ी नहीं थी और आज की डेट में उनकी बहुत बड़ी दाढ़ी है। तो उन्होंने कहा कि यार वी हैव नो वे टू वेरीफाई कि ये दोनों बंदे सेम है कि नहीं, हम कैसे माने? तो उनको अंदर नहीं जाने दिया इवेंचुअली। तो अगेन आपकी कितनी पुरानी फ़ोटो है वो मैटर नहीं करता, बट यू शुड लुक लाइक द पर्सन इन द फोटोग्राफ, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। ओके, सिग्नेचर, जैसा मैंने बोला कि सिग्नेचर की भी फ़ोटो खींचो, अपने एक वाइट पेपर पे साइन करो, उसकी फ़ोटो लो, फ़ोटो को कंप्यूटर पे लेके आओ, रीसाइज़ करो, अपलोड कर दो, ठीक है। बाकी सर्टिफिकेट्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। सर्टिफिकेट सारे पीडीएफ फॉर्मेट में होने चाहिए। तो कैटेगरी या पीडब्ल्यूडी का जो भी सर्टिफिकेट होगा पीडीएफ फॉर्मेट में होगा। आप व्यू करो, सेव एंड नेक्स्ट करो, और उसके बाद आप नेक्स्ट कॉलम पे, नेक्स्ट टैब पे जा सकते हो। अगर कोई चीज़ मिस हो गई है तो आपको खुद ही बता देगा। कैट का हेल्प डेस्क का नंबर और ईमेल आईडी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। ये 2 ईमेल आईडीज़ हैं। ये कैट वाला ईमेल आईडी है और वो आई एम कोजी कोड का ईमेल आईडी है। आप दोनों यूज़ कर सकते हो अगर आपको मेल करना हो, ठीक है। हेल्प डेस्क सुबह 9 से शाम के 6 बजे तक होता है, मंडे टू सैटरडे। संडे को बंद होता है। बाकी आपके कैट के फॉर्म के अंदर भी हेल्प डेस्क मेल करने वाला ऑप्शन है। फाइनली, अगर आपकी पर्सनल डिटेल्स को लेके कोई भी क्वेरीज हैं जो मैंने अभी कवर नहीं करी, आपको लगता है कि सर इसके बाद भी मेरा एक सवाल है, तो वो आप कमेंट में डाल दो, मैं खुद उसका आंसर करूँगा। हाँ, अगर आप एकेडमिक्स को लेके, वर्कएक्स को लेके कुछ पूछोगे, उसका जवाब मैं इस वीडियो के कमेंट में नहीं बताऊंगा। तो मेरी क्लियर पॉलिसी है कि आपका सवाल जो कैट को लेके, या तो जनरल कैट एग्जाम को लेके होगा तो फर्स्ट वीडियो के, रजिस्ट्रेशन को लेके या फर्स्ट वाली वीडियो के, पर्सनल डिटेल जैसे कास्ट सर्टिफिकेट, कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी, जो आज हमने बात किया, इसको लेके कोई भी क्वेरी है तो आप इस वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हो। अगर आपका क्वेश्चन एकेडमिक्स को लेके है तो अगली वीडियो का वेट करो, अगले 2-3 दिन में आ जाएगी। तो जो भी एकेडमिक्स को लेके, पहले तो मेरी वो वीडियो देख लेना, सारी चीज़ें मैं वैसे तो उसमें कवर कर लूँगा। स्टिल अगर कोई डाउट रह जाए तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क योर क्वेरी इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दैट वीडियो, ठीक है। सिमिलरली वर्कएक्स को लेके अलग वीडियो आएगी, टोटल 4 वीडियोज़ आएंगी। दिस इज सेकंड इन द सीरीज ऑफ दोज 4 वीडियोज़। तो अब मैं आपसे थर्ड वाली वीडियो में मिलूंगा। थर्ड वाले वीडियो में हम क्या करेंगे, जो एकेडमिक्स वाला पूरा का पूरा ये सेक्शन है, ये फिल करेंगे, ठीक है। तो आई विल सी यू देयर। आपको जल्दी से बस ये बता दूं यार कि आप आरंभ अकेडमी ज्वाइन कर सकते हो। हमारा संभव बैच शुरू हो चुका है। हमारे कैट 2025 का लास्ट बैच है, कॉम्प्रिहेंसिव बैच है। पूरा कोर्स आपको कवर कराएंगे। ये मत सोचना कि सर ये तो क्रैश कोर्स होगा, ना ना, क्रैश कोर्सेज किसी काम के होते नहीं एक्चुअली। सो दिस इज़ आर कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, जिसमें पूरे कैट की प्रिपरेशन कराएंगे आपको। 4 अगस्त से स्टार्ट हुआ है एक्चुअली, 5 से स्टार्ट हुआ है, ज़्यादा क्लासेस नहीं हुई हैं, ज्वाइन कर सकते हो। आरंभ 20 कोड यूज़ करना है आपको। यू कैन ज्वाइन इट फॉर 11,999। अगर आप कैट 26 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो यू कैन ज्वाइन आर शौर्या बैच, विच इज़ अ वीकेंड बैच। सैटरडे संडे क्लासेस होती हैं, लाइव क्लासेस होती हैं और उनकी रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल कराई जाती है। बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं कैट लेवल के। आरंभ अकेडमी के आपको इन हाउस मॉक्स मिलते हैं और करियर लॉन्चर की टेस्ट सीरीज भी मिलती है। जो भी टॉपिक्स हम कराते हैं उनकी क्रक्स रिकॉर्डिंग अवेलेबल कराते हैं, ताकि आप शॉर्ट में उन टॉपिक्स को रिवाइज कर सको, सारी क्लासेस दोबारा देखनी पड़े। जीडीपीआई कवरेज होता है हमारे यहाँ पे, पूरा जीडीपीआई कवर कराते हैं। और 24/7 डाउट रेजोल्यूशन, कभी भी कोई क्वेश्चन है आप चाहते हो हम सॉल्व करें 24/7, हम हमारे पास उसके लिए प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। आरंभ अकेडमी के मॉक्स तो मिलते ही हैं, मिलते हैं आपको, साथ में करियर लॉन्चर के मॉक्स भी मिलते हैं। आप चाहो तो इंडिविजुअल कोर्सेज भी खरीद सकते हो, क्वांट LRDI VARC के, बट बैच परचेज करना मेक्स अ लॉट मोर इकोनॉमिक सेंस। जो हमारी विंट कैट टेस्ट सीरीज आप अलग से परचेज करना चाहो तो यू कैन डू दैट फॉर 1,999। इसमें आपको करियर लॉन्चर के भी 15 CDC प्रो मॉक्स मिलेंगे और 15 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे। फर्दर आपको आरंभ अकेडमी के 30 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे विद वीडियो सोल्यूशन और 15 आरंभ अकेडमी के फुल लेंथ फ्लेक्सी मॉक्स मिलेंगे। हम यानी कि आरंभ अकेडमी के एजुकेटर्स CL के मॉक्स की भी पूरी लाइव एनालिसिस करते हैं और अपने मॉक्स की भी लाइव एनालिसिस करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको जैट, स्नैप, ओमेट और एनमेट के भी 5 फुल लेंथ टेस्ट विद वीडियो सोल्यूशन मिलेंगे। ऑल दिस फॉर 1,999 ओनली। मेरी कुछ फ्री सीरीज़ हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। लोकेश RC 125, इसमें मैं हाई क्वालिटी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज कराता हूँ अंडर टाइम कंस्ट्रेंट। तो जितने लोगों की दिक्कत है ना कि सर पैसेज हो तो जाता है 10 मिनट में नहीं होता, आप मेरे सेशन में आओ, आपको पता लगेगा कि कैसे 10 मिनट में होता है। यू विल बी कंपीटिंग विद हंड्रेड्स ऑफ अदर स्टूडेंट्स एंड यू विल बी अटेम्प्टिंग पैसेज इन टाइम कंट्रोल्ड मैनर, जहाँ पे मैं हर स्टेप पे टाइम कंट्रोल करूँगा।
ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को 4 बजे ये वाले सेशन होते हैं हमारे आरंभ अकेडमी ऐप पे। तो ट्यूसडे टू फ्राइडे 4 PM ऑन आर ऐप और वेबसाइट, जो भी आपको कंफर्टेबल हो। सिमिलरली अगर आप मेरे साथ VA क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहो, हाई क्वालिटी क्वेश्चंस ऑन समरी, पैरा जंबल, ऑड वन आउट, सेंटेंस इंसर्शन, तो ये यूट्यूब पे 1 बजे होता है मंडे और फ्राइडे को। जैसे मैं फ्री सेशंस कराता हूँ, वैसे रमन सर क्वांटम क्वेस्ट लेके आए हैं आपके लिए, जहाँ पे आपको टॉपिक टेस्ट, क्यूमुलेटिव टेस्ट सीरीज़ है अलग अलग क्वांट के टॉपिक्स की। और समीर सर इसी तरीके से LRDI की प्रैक्टिस कराते हैं ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को 1 PM ऑन यूट्यूब। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने काफ़ी सारे और फ्री सेशंस लिए हैं जिनकी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। नाउ मैंने आपको कुछ काफ़ी सारे यूट्यूब सेशंस के थ्रू डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया कि हिंदू एडिटोरियल को एक्चुअल में किस तरीके से पढ़ना होता है, कैसे मेरी सैप टेक्निक यूज़ करते हुए आप मुश्किल तरीन हिंदू के एडिटोरियल को आसान कर सकते हैं, कैसे मेरी सैप टेक्निक को एओन आर्टिकल्स पे लगाते हैं। और मैंने कैट 2017 टू कैट 2024 जितने भी VA PYQs हैं, मतलब समरी, पैरा जंबल, ऑड वन आउट, सेंटेंस इंसर्शन, वो भी यूट्यूब पे सॉल्व किया, तो वो भी आप देख सकते हैं। ऑल राइट, सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड इन दिस वीडियो। आपसे जल्दी मिलूंगा जिसमें मैं नेक्स्ट टैब में अकेडमिक्स को लेके जितनी भी आपकी क्वेरीज हैं वो आंसर करूंगा। थैंक यू, बाय बाय, लेट्स आरंभ।